Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 18th of January 2022. तो गाइज आज है तारीख 18 जनवरी 2022 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों को डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में। तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है लिथुएनिया को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड। अच्छे से मैप में देखना, बहुत ज़्यादा चर्चा में है। क्यों है चर्चा में, आज इसके बारे में हम लोग डिस्कस भी करेंगे। तो मैप में देखने के बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना है, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2018 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, 1920 में किसने अपना नाम बदलकर स्वराज्य सभा किया था। ऑप्शन ए बोलता है ऑल इंडिया होम रूल लीग, ऑप्शन बी बोलता है हिंदू महासभा, ऑप्शन सी साउथ इंडिया लिबरल फेडरेशन या फिर ऑप्शन डी द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कॉमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी लोगों को इसके अंदर पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। इसका जो सही आंसर है आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा और उस टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका करेक्ट आंसर मैं आप लोग को वीडियो के लास्ट में भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। पहले पेपर पर आप लोग ये वाला आर्टिकल देख पाओगे। देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास इतना इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगा नहीं, फिर भी चर्चा इसके बारे में कल पूरे दुनिया भर में हुई है। हुआ क्या है, लगभग 2 इंडियंस और एक पाकिस्तानी है, ये मारे गए हैं यूएई के टैंकर ब्लास्ट के अंदर। तो आप कहोगे कि ये एग्जैक्टली हुआ क्या है, मैं आपको समझाऊंगा बहुत ज़्यादा सिंपल शब्दों में। हुआ क्या है, एक ड्रोन अटैक हुआ है यूएई के एक तरीके से ऑयल टैंकर पर। अब वहाँ पर आप कह सकते हो जब ये अटैक हुआ तो 2 इंडियंस थे और एक पाकिस्तानी था जिनकी यहाँ पर डेथ हुई है। ठीक है, अब ये सारे लोग पेट्रोलियम टैंकर में थे और इनकी यहाँ पर डेथ हुई। मंडे में ये सारा इंसिडेंट हुआ है। क्वेश्चन ये है ये ड्रोन अटैक किया किसने, तो ये ड्रोन अटैक हुआ है येमेन की साइड से। जो येमेन के हौदी रिबल हैं इनके थ्रू यहाँ पर ये अटैक किया गया है। मैं आप लोगों को मैप के ऊपर लेकर चलता हूँ ताकि आप चीज़ों को अच्छे से क्रिस्टल क्लियर कर पाओ। नाउ जैसे ही आप लोग यहाँ पर इस मैप को देखते हो, इस मैप को अगर हम लोग जूम करें तो आपको नीचे नज़र आएगा यहाँ पर है येमेन, इसके ऊपर आपको सऊदी अरेबिया नज़र आएगा और इसके बाद यहाँ पर आपको बराबर में आपको यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स नज़र आएगा। तो येमेन ने यहाँ से कहाँ से अटैक किया है, इस वाले पोर्शन से यहाँ पर ड्रोन अटैक किया गया है। कहाँ पर, यूएई के अंदर। और यूएई में यहाँ पर ये टैंकर ब्लास्ट हुआ और वहाँ पर 2 इंडियंस और एक पाकिस्तानी जिसकी जान गई। अब आप लोग अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है ऐसा हो क्यों रहा है। देखो इसके पीछे का रीज़न है येमेन के अंदर गृह युद्ध चल रहा है बहुत लंबे समय से। येमेन का जो सिविल वॉर है ये अपने आप में काफ़ी परेशानी डाल चुका है। हो क्या रहा है, यहाँ पर एक तरफ येमेन की सरकार देखने को मिलेगा और दूसरी तरफ यहाँ पर हौदी रिबल हैं। जो हौदी रिबल हैं वो इधर की साइड वाले एरिया में आपको देखने को मिलेंगे। अब जो ये हौदी रिबल हैं, ठीक है, अब ये जो रेबल है बेसिकली, अब क्या है, ये लोग बिल्कुल अगेंस्ट में सऊदी अरेबिया के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर यूएई के बिल्कुल अगेंस्ट में आपको देखने को मिलेंगे और ये अटैक करते रहते हैं सऊदी अरेबिया के ऊपर भी और यूएई के ऊपर भी। और अब देख पाओगे ये जो अटैक हुआ है ये काफ़ी मतलब इसने काफ़ी नुकसान भी क्रिएट किया। इनफैक्ट इंडिया के लोगों की यहाँ पर जान गई है, ये एग्जैक्टली आप लोगों ने देखा। अब होता क्या, यहाँ पर बोला ये जाता है कि सऊदी अरेबिया, यूएई और भी कंट्रीज़ के थ्रू ये बोला जाता है कि जो ईरान है, ईरान यहाँ पर सपोर्ट करता है हौदीज़ को और उसके बाद यहाँ पर ये लोग इस प्रकार का काम कर रहे हैं। तो सिविल वॉर है, अपने आप में गृह युद्ध चल रहा है येमेन के अंदर, जिसकी वजह से ये सारे कंसर्न देखने को मिलते हैं क्योंकि सऊदी अरेबिया यहाँ पे सपोर्ट करता है येमेन की सरकार को। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर जो ये हौदी हैं ये सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट में देखने को मिलेंगे और सऊदी अरेबिया को सपोर्ट करता है पीछे से यूएस। ठीक है, यूएस का भी सऊदी अरेबिया को सपोर्ट मिलता है। फिलहाल आपको पता होगा पहले काफ़ी सारे आर्टिकल्स आए हैं जहाँ पे बोला गया यूएस ने अपना सपोर्ट कट डाउन कर दिया है, वो सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। फिलहाल यहाँ पे सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा।
ये क्लियर हुआ। ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी, किसी वजह से यहाँ पर ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। उसके बाद जब आप लोग यहाँ पर यूएई देख पा रहे होंगे तो यूएई के पीछे आपको गल्फ ऑफ ओमान नजर आएगा, इधर पाकिस्तान नजर आ रहा होगा, थोड़ा सा उधर चलोगे तो यहाँ पर इंडिया भी नजर आ जाएगा। तो पास में ही है, ज़्यादा दूर आपको देखने को मिलेगा नहीं। उसके बाद एक चीज़ और है, देखो ये तो इंसिडेंट हुआ अभी कल वाला, एक इंसिडेंट पहले भी हो चुका है। यहाँ पर क्या है ना, एक बोट है यूएई की, यूएई का एक जहाज़ है जिसको येमेन के अंदर जो हौदी रेबल हैं इन्होंने उस जहाज़ को पकड़ लिया है, कैप्चर कर लिया है, और उसके अंदर भी लगभग 7 इंडियन क्रू हैं, 7 इंडियन लोग हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हो यहाँ पर इन सारे इंसिडेंट की वजह से लगभग जो इंडियंस हैं उनको भी काफ़ी परेशानी हो रही है इंटरनेशनल लेवल पर, ये आप लोग को नजर आएगा। ये यहाँ पर मेंशन किया गया, जो कि मैंने आप लोगों को काफ़ी सिंपल शब्दों में बता दिया है। उसके बाद देखो मैंने आपको जो बताया है वो भी यहाँ पर मेंशन्ड है कि ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, पहले भी यहाँ पर देखने को मिला है। येमेन के कोस्ट पर जो हौदी रेबल हैं इन्होंने बेसिकली क्या किया है, एक शिप को कैप्चर किया, एक शिप को पकड़ा है जहाँ पर लगभग 7 इंडियंस आपको देखने को मिलेंगे, 7 इंडियन क्रू देखने को मिलेंगे। तो अभी भी वो यहाँ पर रेबल के इनके कब्जे में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी पता नहीं क्या हुआ इनके साथ, ये भी नहीं पता है, फिलहाल ये इन्फॉर्मेशन आ रही है। उसके बाद जो इंडियन एम्बेसी है अबू धाबी के अंदर, इन्होंने यहाँ पर देखो कंफर्मेशन मांगा है, कंफर्मेशन वेट कर रहे हैं कि यहाँ पर जो भी 2 इंडियंस की जान गई है वो उनकी आइडेंटिटी क्या है, तो उसके ऊपर भी अभी यहाँ पर काम चल रहा है। फिर उसके बाद हमारे पास आइडेंटिटी रिवील करके यहाँ पर बताई जाएगी। क्लियर हुआ, ये इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। ड्रोन अटैक हुआ, ये मैंने आप लोगों को बता दिया, यही सारी इन्फॉर्मेशन कवर करवाई गई है। और जो येमेन है उसके अंदर क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है मैंने आप लोगों को वो भी बता दिया है कि इनके यहाँ सिविल वॉर है, सिविल वॉर की वजह से ये सारी सिचुएशन आज के टाइम पर क्रिएट होती हुई नजर आ रही है। आई होप आप लोग अच्छे से इस पूरे आर्टिकल को क्लियर कर पाए होंगे। हाँ, अब लेकिन एक क्वेश्चन बन सकता है, अगर हम लोग अपने एक थोड़ा सा जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको थोड़ा सा आगे लेकर चलें तो क्या इंडिया को इससे कंसर्न रहेगा? देखो बिल्कुल इंडिया को कंसर्न रहेगा। इंडिया को क्या कंसर्न रहेगा? इंडिया से जो लोग हैं वो गल्फ कंट्रीज़ में जाना बंद कर देंगे। इस प्रकार की सिचुएशन अगर बढ़ती रहेगी तो इससे क्या होगा, इससे इंडिया को नुकसान होगा। अगर हम लोग दूर की तरफ से अगर सोचें तो इस प्रकार की चीज़ें नज़र आ सकती हैं। अगर हम लोग आगे के लिए देखें तो, है ना, जो आज के टाइम पर एक कंसर्न है इससे क्या अफेक्ट होगा, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है इससे क्या अफेक्ट पड़ेगा। तो इंडिया से जो लोग हैं वो गल्फ कंट्रीज़ में जाना कम कर देंगे या बंद कर देंगे, जिसकी वजह से इंडिया को ही नुकसान होगा। आप कहोगे इंडिया को क्यों नुकसान होगा? क्योंकि लोग बाहर जा रहे हैं, बाहर जाकर पैसा कमा रहे हैं और कमाने के बाद वो इंडिया में वापस भेज रहे हैं। जब इंडिया में वापस से पैसा भेजा जाता है तो उसको बोलते हैं रेमिटेंस, ये आप लोगों को पता होगा। और रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी जहां पे बताया गया भारत एक टॉप कंट्री पे आ रहा है जो कि सबसे ज़्यादा रेमिटेंस को रिसीव करता है ना। हम लोग सबसे ज़्यादा रेमिटेंस को अर्न करते हैं, मतलब भारत के बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं और कमाकर पैसा हम लोग को भेजते हैं। तो ये एक क्राइसिस आगे क्रिएट हो सकता है अगर आप लोग आगे की सोचोगे इस आर्टिकल को देखते हुए तो। क्लियर हुआ, ये यहाँ पर हम लोगों ने आर्टिकल को कवर किया। आगे बढ़ते हैं, नाउ आते हैं दूसरे आर्टिकल पर। यह भी पेज नंबर 1 पर ही मेंशन्ड है। अब इस आर्टिकल में ज़्यादा कुछ है नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट निकल कर आया कि जो भारत है वो आज के टाइम पर दुनिया भर की हेल्प कर रहा है। हम लोग यहाँ पर वर्ल्ड की हेल्प कर रहे हैं, पेंडेमिक से लड़ने में काफ़ी कुछ हम लोगों ने डिलीवर किया है, मेडिसिन को डिलीवर किया है बहुत सारे नेशंस को। ऐसा जो ये बातें हैं ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोली है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेवोस एजेंडा 2022 के समिट में। ठीक है, ये यहाँ पर बोला गया कि जो इंडियन डॉक्टर्स हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, आज के टाइम पर इन्होंने एक कॉन्फिडेंस जीता है दुनिया भर का। और आज के टाइम पर हो क्या रहा है कि इंडिया ने वन अर्थ वन हेल्थ का विजन यहाँ पर अपनाया है। हम लोग करोड़्स ऑफ लाइफ्स को बचा चुके हैं, एसेंशियल मेडिसिन को यहाँ पर भेज रहे हैं, वैक्सीन्स को यहाँ पर भेज रहे हैं अलग अलग नेशंस में। तो भारत ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, ना ही इंडिया के अंदर पूरे दुनिया भर के अंदर यहाँ पर ये रोल प्ले करते हुए नजर आए हैं। ये यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट निकल कर आए। तो स्टेटमेंट वाइज आर्टिकल कुछ खास ऐसा है नहीं, लेकिन इन्फॉर्मेशन है। आगे हुआ क्या, इसको एडिटोरियल पर कवर कर दिया जाएगा। तो इसी वजह से मैंने आप लोगों को ये पढ़ा दिया, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जो भी बताया है कि हाँ एडिटोरियल पर कवर हो जाएगा, तो वो एडिटोरियल पर कवर हुआ है। तो पॉसिबिलिटी है कल इसको भी एडिटोरियल पर छाप दिया जाए, तो इससे अच्छा यहाँ पर यह है कि हम एक बेसिक क्लियर कर लेंगे तो आगे भी परेशानी होगी नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर ना। उसके बाद यहाँ पे आता है एक और आर्टिकल, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है खासकर हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे, आगे मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर जो पिक्चर में आपको ये व्यक्ति दिख रहे हैं इनका नाम है पंडित बिरजू महाराज। अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई है, इसी वजह से ये चर्चा में आपको देखने को मिले। इनका जन्म हुआ था 1938 में, भी डेथ 2022 के अंदर हुई है। अब चर्चा में इसलिए है क्योंकि कथक के एक लेजेंडरी थे ये। ठीक है, कथक के मामले में इन्होंने बहुत कुछ यहाँ पर कथक में कॉन्ट्रीब्यूट किया है, बहुत सारे अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। इनके बारे में पूरी कहानी यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है, तो हम लोगों को पढ़ना क्या है, पढ़ना एग्जैक्टली इनका नाम है। देखो जो इनका नाम है वो आपको वनडे एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्प करेगा। वनडे एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है। रिसेंटली एक कथक लेजेंडरी है जिनकी डेथ हुई है, उनका नाम है पंडित बिरजू महाराज।
लेकिन यूपीएससी डायरेक्टली पूछे ऐसी बहुत कम यहाँ पर पॉसिबिलिटी, ना के बराबर पॉसिबिलिटी यहाँ पर देखने को मिली, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप लोगों ने पहले 20-25 साल के क्वेश्चन पेपर भी देखे होंगे तो वहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछा गया है। लेकिन आप कहोगे हम लोग यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर यूपीएससी के लिए पढ़ाओ, बिल्कुल। अब इस आर्टिकल को हम लोग कैसे अपने एग्जाम से रिलेट करेंगे? सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपने देखा ये कथक लेजेंडरी थे, मतलब जो कथक है ये चर्चा में आ चुका है ना। अब आपने हिस्ट्री का पोर्शन अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखे होंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो अगर आप लोगों ने यहाँ पे देखा कथक के बारे में चर्चा की जा रही है, कथक एक डांस फॉर्म है, इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस का। जो जीएस पेपर 1 है उसमें आर्ट एंड कल्चर के अंदर डांस फॉर्म का पूरा एक चैप्टर है, पूरा एक पोर्शन जो कि यूपीएससी ने डायरेक्टली अपने सिलेबस के अंदर मेंशन कर रखा है। आपने सिलेबस लेकर बैठे हो तो उसमें यहाँ पर देख लेना, ठीक है। तो कथक के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस आर्टिकल में इनकी कहानी बताई गई है, चाहो तो आप लोग पढ़ लेना, लेकिन हमारे लिए ये इतना इंपॉर्टेंट रहेगा नहीं, ठीक है। इनके फादर ने क्या किया, इनको कैसे सपोर्ट मिला, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं जो हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली इंपॉर्टेंट होगा नहीं, लेकिन कथक के बारे में डेफिनेटली आपको यहाँ पर जानना चाहिए। चलो फिर उसको भी हम लोग कवर करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, देखो प्रीलिम्स में तो ये हेल्प करेगा, साथ ही साथ जीएस पेपर 1 इंडियन आर्ट फॉर्म, इंडियन डांस फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर हम लोग इसके बारे में बात करें, जो ये वर्ड कथक है, ठीक है, ये जो कथक वर्ड है कहाँ से आया है? ये वर्ड कथा से निकल कर आया है। कथा का मतलब स्टोरी। अब आप लोग समझ गए होंगे ये कथक एक ऐसा डांस है जहाँ पर इस डांस के माध्यम से एक स्टोरी बताई जाती है। स्टोरी टेलिंग यहाँ पर एक डांस फॉर्म ये देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ? इसको यहाँ पर सबसे पहली बार परफॉर्म किया गया था नदन इंडिया के अंदर, मतलब इंडिया में जो ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाला जो साइड है, वहाँ पर सबसे पहली बार परफॉर्म किया गया था। उसके बाद बोला गया, देखो पहले यहाँ पर टेम्पल्स के अंदर, विलेज के अंदर इस कथक का परफॉर्मेंस हुआ करता था, जहाँ पर जो डांसर्स हैं वो अलग अलग स्टोरीज, अलग अलग कहानी यहाँ पर बताया करते थे इस डांस फॉर्म से, इस कथक के डांस फॉर्म से। और जो ये कथक डांस फॉर्म है अपने आप में एक क्लासिकल डांस देखने को मिलता है इंडिया का, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। अगर कथक का इवोल्यूशन के बारे में बात करें, किस प्रकार से यहाँ पर कथक इवॉल्व हुआ था आगे, तो कथक की जो शुरुआत है वो यहाँ पर 15th और 16th सेंचुरीज़ के आसपास देखने को मिली थी, जब भक्ति मूवमेंट भी तेज़ी से स्प्रेड हो रहा था। भक्ति मूवमेंट के बारे में पढ़ना है तो आज के मॉर्निंग वाले डेली करंट अफेयर के वीडियो में मैंने आप लोग को पढ़ाया है, ठीक है। भक्ति मूवमेंट के बारे में पढ़ा है, इनफैक्ट इनके बारे में भी ये इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड करवाई है, ठीक है। तो ये हुआ जब भक्ति मूवमेंट तेज़ी से स्प्रेड हो रहा था, तो उसी दौरान आप देख पाओगे कथक की भी यहाँ पर इवॉल्वमेंट देखने को मिली है। उसके बाद बोला गया, यहाँ पर मैंने आपको बताया ना कथक के अंदर प्लेज हुआ करते थे, रासलीला प्ले हुआ करता था। कथक एक तरीके से स्टोरी टेलिंग यहाँ पर एक डांस था, जहाँ पर क्या होता था, इस डांस की मदद से एक कहानी को दर्शाया जाता था। क्लियर हुआ? और फिर उसका जो वाजिद अली शाह थे, इनके पैट्रोनेज में ये तरीके से जो वाजिद अली शाह थे ये लास्ट नवाब ऑफ अवध थे, ठीक है। इनके टाइम पर क्या हुआ, ये जो कथक है ये और तेज़ी से ग्रो हुआ और काफ़ी एक तरीके से पीक तक ये अपनी पहुँच चुका था। अब कथक की बात करें, एग्जैक्टली इसके अंदर होता क्या है, तो एक डांस स्टाइल है, आपको पता चल चुका है, और एक सोलो परफॉर्मेंस होता है, मतलब एक अकेला व्यक्ति यहाँ पर इसको डांस करता है, इसको हम लोग बोलते हैं सोलो परफॉर्मेंस। उसके बाद यहाँ पर देखो अलग अलग मूवमेंट होता है, मूवमेंट के बेसिस पर यहाँ पर ये जो कथक डांस है जाना जाता है। कैसे? क्योंकि ज़्यादातर जो मूवमेंट हुआ करता है वो फुटवर्क से देखने को मिलता है, पैर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है कथक के अंदर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद स्किलफुली यहाँ पर इसको कंट्रोल किया जाता है। और अगर हम ड्रेस के बारे में बात करें तो ड्रेस भी काफ़ी यूनिक होती है, आई कैचिंग होती है, मतलब बहुत अट्रैक्टिव ड्रेस होती है। मैं आप लोगों को अभी पिक्चर में भी दिखाऊंगा, अट्रैक्टिव ड्रेस होती है, प्लस उसके बाद यहाँ पर ये पैर में घुंघरू पहनते हैं, उसके बाद यहाँ पर ये कथक देखने को मिलता है, ठीक है। एंकल बेल्ट भी यहाँ पर पहना जाता है। उसके बाद जो ये फुटवर्क होता है, ठीक है, कथक के अंदर जो फुटवर्क हम लोग देख पाते हैं उसको हम लोग तत्कार भी बोलते हैं। आप लोग को ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पर फुट का जो पैर का है बहुत ज़्यादा काम होता है इस डांस के अंदर। उसके बाद कथक के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो डांसर्स है वो कौन कौन है, बिरजू महाराज जी, ठीक है, उसका सितारा देवी आप देख पाओगे, ये प्रोमिनेंट डांसर्स कहलाते हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे एक लेजेंडरी है ये पंडित बिरजू महाराज जी, ठीक है, अभी इनकी डेथ हुई है, तो ध्यान रखना है इनके बारे में। प्लस ये तो मैंने आपको बता दिया कथक के बारे में, अभी मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन और प्रोवाइड करवा देता हूँ जब हम लोग इन चीज़ों को कवर कर ही रहे हैं। तो जब हम क्लासिकल डांस के बारे में बात करते हैं तो आपने कथक के बारे में पढ़ा, प्लस भारत के अंदर और भी बहुत सारे क्लासिकल डांस है जो कि अलग अलग राज्यों के अंदर फेमस हैं, जैसे कि भरतनाट्यम ये तमिलनाडु से निकल कर आता है, कथकली केरला से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, ओडिसी उड़ीसा से, उसका सत्रिय असम से, और मणिपुरी मणिपुर से, और मोहिनीअट्टम केरला से। तो आपको ये ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया ना कि जो कथक है भक्ति मूवमेंट के साथ तेजी से स्प्रेड हो रहा था, जैसे जैसे भक्ति मूवमेंट बढ़ रहा था। तो भक्ति मूवमेंट की अगर हम बात करें तो भक्ति मूवमेंट तमिलनाडु पर आप देख पाओगे काफ़ी तेजी से बढ़ रहा था, लगभग 7th और 9th सेंचुरीज़ के आसपास यहाँ पर देखने को मिल रहा था। प्लस उसके बाद भक्ति मूवमेंट में हमने ये देखा
कि जो हिंदुइज्म है उसको वापस से यूनाइट करने के बारे में चर्चा की जा रही थी। क्योंकि जो इन्वेडर्स थे, इन्वेडर्स ने जब भारत को इन्वेड किया तो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत निकल कर आई वो थी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे जाति के आधार पर भेदभाव बहुत ज़्यादा चालू हो चुका था और लोग यहाँ पर टूट रहे थे आपस में। तो उसी हिंदुइज्म को, हिंदूज को यूनाइट करने के लिए यहाँ पर भक्ति मूवमेंट काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ चुका था और इसके अंदर अलवार्स और नारायण्स आपको दोनों देखने को मिलते थे। ठीक है, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। अब मैं आपको, अच्छा चलो ये भी बता देता हूँ यार, जब यहाँ तक आए हैं तो मैंने आपको नीचे मेंशन करा ही है तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ। देखो यहाँ पे भक्ति मूवमेंट के अंदर आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा या जब भी पढ़ा होगा तो आपने दो लोगों के बारे में जाना होगा। यहाँ पर नायनर्स जो कि यहाँ पर भक्त हुआ करते थे शिव जी के, ठीक है, अलवर्स जो कि यहाँ पर भक्त होते हैं विष्णु जी के। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर अपनी पोएम्स के थ्रू, प्रीचिंग्स के थ्रू काफ़ी कुछ यहाँ पर लोगों के तक यहाँ पर एक तरीके से जानकारी फैलाई। ठीक है, हिंदूज़ को यहाँ पर यूनाइट किया, ये यहाँ पर इसका मेन मकसद था। तो आप लोगों को इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, लेकिन उससे पहले यहाँ पर कथक का पिक्चर भी देख लो, क्योंकि मैंने बोला था पिक्चर दिखा दूंगा। तो पहले तो आप लोग इस प्रकार से ये पिक्चर देख सकते हो, ये आप लोगों ने देखा। उसके बाद यहाँ पर क्या है, अगर आप लोग ड्रेस को देखोगे तो इसमें यहाँ पर ऊपर देख पाओगे हाथों का इस्तेमाल किया जाता है आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग के लिए। मतलब मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर जो है कहानी को दर्शाया जाता है इस डांस की मदद से। और उसके बाद एक्सप्रेशन भरपूर आइज़ होती हैं, पर्शियन इन्फ्लुएंस है पूरा का पूरा, बहुत सारी ज्वेलरीज का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो ड्रेस आपको फ्लोइंग ड्रेस देखने को मिलेगी, आई कैचिंग कॉस्ट्यूम देखने को मिलेगा। उसके बाद जो यहाँ पर फुटवर्क है ये भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, घुंघरूस, एंकलेट्स, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पहनी जाती हैं। प्लस इस डांस में फुट का इस्तेमाल भी होता है, इसी वजह से यहाँ पर ये सारी चीज़ें पहनने को देखने को मिलती हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं ना। उसके बाद आते हैं अगले आर्टिकल पर। यहाँ पे हेडिंग क्या है पहले इसको पढ़ो। विराट, धर्मी, हीना, इनको आर्मी चीफ की यहाँ पर शाबाशी मिली है। ठीक है, अब आर्मी चीफ की शाबाशी मिली है तो कौन है? क्या 3 लोग हैं ये? नहीं, विराट एक घोड़ा है, धर्मी और हीना दोनों आर्मी डॉग्स हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो विराट, धर्मी और हीना को अवार्ड किया गया है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कमेंडेशन, और ये सब काम किया गया आर्मी डे पर। आर्मी डे 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया था और मैंने आप लोगों को कल ही आर्मी डे के बारे में पढ़ाया है। हालांकि आर्मी डे के बारे में इतना ज़्यादा न्यूज़पेपर के अंदर कवर नहीं किया गया था, मैंने एक अलग से पोर्शन कवर करवाया था, आपको पता होगा। आज ही मैं आप लोगों को एक अलग से एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाऊंगा जो कि डेली बेसिस पर प्रोवाइड करवाता हूँ, उसको ज़रूर सुनना, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो विराट क्या है? विराट बेसिकली एक घोड़ा है, एक हॉर्स है, आपको ध्यान रखना है। अब हॉर्स को शाबाशी मिली है क्योंकि हॉर्स ने काफ़ी कुछ करके दिखाया है। देखो बहुत लंबे समय से ये जो हॉर्स है परफॉर्म कर रहा है। ये जो विराट है ये बेसिकली कौन सी ब्रीड से बिलोंग करता है? हेनोवेरियन ब्रीड से ये बिलोंग करता है, ऐसा बताया गया। प्लस इसकी जो यहाँ पर आप कह सकते हो परेड वगैरह इसने करी थी यहाँ पर, वो भी काफ़ी हद तक मतलब एक तरीके से काबिल तारीफ परेड यहाँ पर हॉर्स देखने को मिला था। और उसके बाद बोला गया एक ट्रस्टवर्दी पूरी तरह से यहाँ पर यह हॉर्स है, ऐसा भी बताया गया। और जो रिपब्लिक डे परेड है, ठीक है, यहाँ पर काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पर इस हॉर्स का देखने को मिला है। ठीक है, एक एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस देखने को मिला है, इतनी एक्सपेक्टेशन थी ही नहीं। ठीक है, तो विराट यहाँ पर हॉर्स एक देखने को मिलेगा जिसके बारे में आप देख पाओगे, ये पिक्चर दी गई है। ठीक है, तो इसको शाबाशी मिली है आर्मी चीफ की। उसके बाद यहाँ पर आर्मी में 2 डॉग्स हैं। ठीक है, अब डॉग यहाँ पर एक है हीना और दूसरा आपको देखने को मिलेगा वो है डार्मी। ठीक है, दोनों के बारे में चर्चा की गई है। अब जब भी हम लोग आर्मी डॉग्स के बारे में बात करते हैं तो आर्मी के पास लगभग 8 अलग अलग प्रकार के काम करने वाले डॉग्स होते हैं। जैसे कि एक हो गया ट्रैकर, फिर उसका गार्ड होता है, एक माइन को डिटेक्ट करता है, कहाँ पर एक्सप्लोसिव्स लगाए गए हैं वो डिटेक्ट करता है, इन्फेंट्री, पेट्रोल, एवलांक रेस्क्यू। ठीक है, रेस्क्यू के लिए हो गया, सर्चिंग के लिए हो गया। तो अलग अलग के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए यहाँ पर आप देख पाओगे इन डॉग्स को रखा जाता है। नाउ डर्मी के बारे में बात करें तो डर्मी यहाँ पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए, ठीक है, खासकर कौन सी पोस्ट पर? सियाचिन ग्लेशियर पर आप देख पाओगे। अब सियाचिन ग्लेशियर अपने आप में इतनी ठंडी जगह यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो वहाँ पर आप देख पाओगे लगातार ये पोस्ट था। ठीक है, आप कह सकते हो कि 25 अप्रैल पिछले साल की बात है। यहाँ पर ये बताया गया जो ये डर्मी है उसको यहाँ पे सर्विस में रखा गया था सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में। सियाचिन ग्लेशियर वाले एरिया में एक कोल्ड और हाई ऑल्टीट्यूड पर ये एरिया आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर ऑक्सीजन बहुत कम है। डर्मी ने अपना काफ़ी अच्छा काम किया है। ठीक है, ये बताया गया डर्मी ने क्या किया था, जो फाइबर रीइंफोर्स प्लास्टिक्स हैं उनको यहाँ पर ढूंढा था, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन को कन्फर्म किया था, जिसकी मदद से हम लोगों को बहुत सारे लोग यहाँ पर मिले थे, ऐसा बताया गया। जिसकी मदद से यहाँ पर आप कह सकते हो कि काफ़ी सारे लोग मिले थे, काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोगों को पता चली थी। उसी प्रकार से जो दूसरा आर्मी डॉग है जिसको शाबाशी मिली है, एक तो डर्मी हो गया, दूसरा यहाँ पर हीना है। ये बेसिकली एक लैब्राडोर है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये देखना है। उसके बाद बोला गया
ये भी एक ट्रैकर है, ठीक है, ट्रैकर है, इसने यहाँ पर ट्रैकिंग का काम किया है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ये लीना डॉग है, ठीक है, इसने भी यहाँ पर सर्च ऑपरेशन किया है, खासकर लाइन ऑफ कंट्रोल वाले एरिया पे, तो इसके बारे में ज़रूर ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में ध्यान रखना। अब लोकेशन के बारे में चर्चा की गई। देखो, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब भी आप लोग चीज़ों को कवर कर रहे हो। तो मैं आपको 2 लोकेशन दिखाता हूँ। अभी यहाँ पर जो डार्मी डॉग है उसके बारे में पता चल गया, वो सियाचिन ग्लेशियर मतलब इस वाले एरिया में यहाँ पर उसने एक तरीके से सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन किया था। इस एरिया में कितनी ज़्यादा ठंड हो ये आप लोगों को इमेजिन करना होगा। उसके बाद सियाचिन ग्लेशियर के बाद हमने बात करी थी, जो दूसरा वाला डॉग है हीना जो है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर उसने वर्क किया था। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आपको ये वाला रीजन देखने को मिलेगा। इसके इधर वाला जो रीजन है वो यहाँ पर अक्साई चीन वाला, जो कि चाइना ने कब्जा रखा है। क्लियर हुआ? सॉरी, एलओसी यहाँ पर बोला गया था ना, हाँ एलओसी बोला गया था। ये लाइन ऑफ कंट्रोल वाला एरिया आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। पाकिस्तान की साइड पर ये एलओसी होता है और चाइना की साइड पर ये एलएसी देखने को मिलता है, ठीक है। मुझे लगा यहाँ पर ये एलओसी है, ठीक है, एलएसी है, तो यहाँ पर ध्यान रखना। हाँ, लाइन ऑफ कंट्रोल है, एलओसी वाला एरिया यानी पाकिस्तान की साइड वाला जो एरिया है वहाँ पर इस डॉग ने अच्छा काम करके दिखाया था। क्लियर हुआ? तो उसकी वजह से यहाँ पर ये शाबाशी दी गई। क्लियर हुआ ना? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग अगले पेज पर, पेज नंबर 11, दैट इज वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। यहाँ पर आप देख पाओगे 2 आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हालांकि एक आर्टिकल नीचे भी है। पहला आर्टिकल तो आप लोग यहाँ पर ये देख पाओगे, चाइना के बारे में चर्चा की गई है। चाइना के जो प्रेसिडेंट है, चाइनीज़ प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, इन्होंने यहाँ पर अपनी कोल्ड वॉर मेंटेलिटी को रिजेक्ट किया। इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब यह है चाइना ने अभी यहाँ पर काफ़ी अच्छे काम करने की कोशिश करी है। जैसे कि अगर हम बात करें, चाइनीज़ प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने मंडे में यहाँ पे बोला कि हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोग को कोविड-19 के अगेंस्ट में कोऑपरेट करना चाहिए, ठीक है, दुनिया भर को कोऑपरेट करना चाहिए। और उसी के साथ साथ चाइना ने बोला है कि ये एडिशनल 1 बिलियन डोजेस ऑफ वैक्सीन्स प्रोवाइड करवाएंगे दूसरी कंट्रीज़ को। ऐसा यहाँ पर चाइना की तरफ से स्टेटमेंट आया है। और चाइना ने फोकस किया कि जो कोल्ड वॉर मेंटेलिटी है इसको ख़त्म कर देना चाहिए। जो यहाँ पर शीत युद्ध है उसकी मेंटेलिटी को ख़त्म करना चाहिए। कोल्ड वॉर यहाँ पर नुकसान ही पहुँचाएगा, टेंशंस को क्रिएट करेगा। तो इससे अच्छा यहाँ पर ये कोल्ड वॉर मेंटेलिटी को हटाओ और यहाँ पर कोऑपरेशन को बढ़ाने के ऊपर काम किया जाए। या आप लोग देख पाओगे चाइना की तरफ से स्टेटमेंट निकल कर आया है। ये सारी बातें कब बोली गई? जब जी जिनपिंग ने 2022 का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वर्चुअल सेशन को एड्रेस किया है मंडे में, तो उसी दौरान यहाँ पर ये सारी बातें चाइना की तरफ से बोली गई हैं। क्लियर हुआ? फिर उसके बाद चाइना और भी मुद्दे उठाता है, जैसे कि चाइना ने यहाँ पे बोला है कि लगातार चाइना फोकस करेगा कि किस प्रकार से वैक्सीन्स को शेयर करना है, वैक्सीन्स प्रोवाइड करवानी दूसरी कंट्रीज़ को, साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज से कैसे लड़ना है उसके ऊपर फोकस करेगा, डेवलपमेंट कैसे बढ़ाना है उसके ऊपर फोकस करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये सारी बातें कहाँ पे बोली गई मैंने आप लोग को एग्जैक्टली अभी बता दिया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर बोला गया। उसके बाद इन्होंने बोला कि देखो हम लोग को करना क्या है, हम लोग को करना यह है शांति से रहना है, पीसफुल को एग्जिस्टेंस के अंदर आगे वर्क करना है। ज़रूरत है हम लोग को जो कोल्ड वॉर की मेंटेलिटी है इसको हटाई जाए और एक पीसफुल तरीके से आगे बढ़ा जाए, जो कि सभी के लिए विन विन आउटकम रहेगा। ये यहाँ पर चाइना की तरफ से स्टेटमेंट निकल कर आया। हालांकि यहाँ पर इसका सब अपोजिट करने वाले हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखते हैं एग्जैक्टली क्या है। अब देखो, स्टेटमेंट वाइज चर्चा हो रही है। इस आर्टिकल के अंदर कुछ ज़्यादा ऐसा इंपॉर्टेंट देखने को नहीं मिलेगा। होगा क्या, आपसे कुछ एग्जाम में इसके रिगार्डिंग पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अब क्या है, मैंने आपको इसके रिगार्डिंग एक आइडिया प्रोवाइड करवा दिया है, ताकि आप लोग यहाँ पर ये ना कहो यहाँ पर ये आर्टिकल कवर नहीं किया, ठीक है। तो आइडिया आपको मिल चुका है और एग्जैक्टली क्या है इसके अंदर ये पता चल चुका है। अब ये आर्टिकल का कोई भी डायरेक्टली ऐसा यूज़ नहीं आ रहा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा। अब इस आर्टिकल का यूज़ हो सकता है एग्जामिनेशन में कैसे, आगे आप लोग को मैं बताता हूँ। और ये जो डिस्कशन है इसके पहले भी मैं आप लोगों के साथ काफ़ी बार कर चुका हूं। अगर हम लोग बात करें तो जर्मनी आज के टाइम पर सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को, ठीक है। अब यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, यूक्रेन के बारे में चर्चा हुई है, तो मतलब कहीं ना कहीं यूक्रेन रशिया के डिस्प्यूट के बारे में चर्चा हो रही होगी। बिल्कुल ऐसा ही है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें तो जर्मनी ने बोला कि जर्मनी हर एक काम करेगा, हर एक सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा, किसको, यूक्रेन को। किसके अगेंस्ट में? रशिया के अगेंस्ट में, क्योंकि रशिया का इन्वेजन देखने को मिल रहा है यूक्रेन के अंदर। यूक्रेन की बॉर्डर के आसपास रशिया ने अपने सोल्जर्स को डिप्लॉय किया है, ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं रिसेंटली, ठीक है। फिर उसके बाद बताया गया पॉसिबिलिटी है कि जो रशिया है वो क्या करेगा, रशिया अपने सोल्जर्स को डिप्लॉय कर देगा। रशिया पूरी तरह से जो एक तरीके से यूक्रेन है उसको इन्वेड कर लेगा, इसके ऊपर कब्जा करेगा, इसका कंसर्न दिखाया जा रहा है। तो इसके रेस्पॉन्स में बहुत सारी कंट्रीज़ यूक्रेन के सपोर्ट में आ रही हैं, जैसे यूएस ने यहाँ पर यूक्रेन को सपोर्ट किया है, यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन को सपोर्ट किया है। ना अब जर्मनी आ चुका है, जर्मनी भी यहाँ पर यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है
है, आप लोग देख पाओगे ये जर्मनी की तरफ से स्टेटमेंट निकल कर आया है। ये सारी बातें यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोली गई हैं, जहाँ पर यूक्रेन की तरफ से भी एक मिनिस्टर थे और साथ ही साथ यहाँ पर जर्मनी की भी एक मिनिस्टर थे। दोनों के बीच यहाँ पर डिस्कशन हुआ है और एग्जैक्टली यहाँ पर इन्होंने बताया कि हाँ बिल्कुल हम लोग क्या करेंगे, इस कॉन्फ्लिक्ट में यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे और रशिया को हम लोग पीछे ढकेलने की पूरी तरह से कोशिश करने वाले हैं कि रशिया यहाँ पर यूक्रेन को इन्वेड ना करे। तो ये यहाँ पर बताया गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर और क्या स्टेटमेंट दिया गया। रिसेंटली आपको पता होगा नेटो और रशिया का एक काउंसिल समिट हुआ था, जहाँ पर नेटो और रशिया ने मिलकर आपस में डिस्कशन किया था। डिस्कशन का कोई भी ऐसा निचोड़, कोई भी ऐसा रिजल्ट निकल कर नहीं आया जो कि एक मुद्दे को सुलझा सके। हालांकि रशिया की बात नेटो ने मानी नहीं, क्योंकि रशिया क्या चाहता है, रशिया ये चाहता है कि नेटो को एक्सपेंड ना किया जाए। नेटो क्या है, नेटो यहाँ पर 30 मेंबर्स का आपको ये नेशन देखने को मिलेगा, जिसके अंदर 30 मेंबर हैं आज के टाइम पर। और नेटो के अंदर जो भी 30 मेंबर हैं, इनका कहना यह है, इनका जो आर्टिकल 5 है ये बोलता है कि अगर इस 30 में से एक भी कंट्री के ऊपर अटैक होता है तो मतलब सभी कंट्रीज़ के ऊपर अटैक होता है। तो नेटो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है, सभी ग्रुप का एक मतलब सभी कंट्रीज़ का एक ग्रुप है जो कि काफ़ी हद तक कोऑपरेशन में रहते हैं। अब यूक्रेन ने ये बोला कि मुझे नेटो का मेंबर बना लो, नेटो को एक्सपेंड करो। यूक्रेन ने बोला मुझे नेटो का मेंबर बना लो। इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिली हैं। लेकिन रशिया ना इस चीज़ को अपोज करता है। रशिया बोलता है नहीं, यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं बनना चाहिए। ये भी कंसर्न देखने को मिला। तो अभी क्या है, जो भी डिस्कशन हुआ था नेटो और रशिया के बीच में रिसेंटली, उस डिस्कशन का कोई भी ऐसा सोल्यूशन निकल कर आया नहीं है। तो ये भी यहाँ पे बताया गया। तो आज के टाइम पर जो कंसर्न है ना यूक्रेन और रशिया को लेकर, वो बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट यूक्रेन रशिया के ऊपर आज एक एडिटोरियल भी आपको देखने को मिलेगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। क्लियर हुआ। तो कंसर्न ज़्यादा है, इसमें जर्मनी सपोर्ट में आ चुका है यूक्रेन के, बस इतना याद रखना है। और बाकी तो आपको पता है एग्जैक्टली क्या क्या सिचुएशन आज के टाइम पर जारी है। और ये यूक्रेन रशिया का जो भी डिस्प्यूट है, मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ किस प्रकार से लिखना है, इसके रिगार्डिंग नोट्स भी टेलीग्राम पर शेयर कर चुका हूँ। अब समझ में आ रही है सारी चीज़, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, लाइक करके अपना सपोर्ट दिखा दो। कल भी आप लोगों ने 5000 से ज़्यादा लाइक्स पहुँचा दिए हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आज भी टारगेट है यार 5000 से ज़्यादा लाइक्स पहुँचा देना, 5000 क्रॉस करवा देना। सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों को यहाँ पे कवर करवाता हूँ, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को मिल रही हैं। मेंस के रिगार्डिंग काम चल रहा है, मेरे प्रीलिम्स के रिगार्डिंग सारी चीज़ें कवर करवाई जा रही हैं। प्लस उसके बाद सारा कंटेंट आप लोगों को फ्री मिल रहा है, पीडीएफ मिल रहे हैं, डेली करंट अफेयर के पीडीएफ मिल रहा है, सारे नोट्स मिल रहे हैं। तो आप लोग इतना सपोर्ट कर सकते हो यार, ठीक है। एक छोटा सा लाइक कर सकते हो, लाइक करके अपना सपोर्ट दिखा सकते हो। एक सेकंड भी नहीं लगेगा और एक लाइक से डेफिनेटली बहुत सपोर्ट मिलता है यार। अगर एक एक करके यहाँ पर सब लोग, क्योंकि 30,000 लोग देख रहे हैं, 35,000 लोग यहाँ पर वीडियोस देख रहे हैं, अगर एक एक लाइक कर देंगे तो काफ़ी सपोर्ट मिलता है, वीडियो भी आगे तक रीच होता है। तो इतना आप लोग डेफिनेटली कर सकते हो। ये क्लियर हुआ। तो दोनों आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस करे। उसके बाद इसी पेज पर आपको ये आर्टिकल देखने को मिलेगा नीचे वाला। इस आर्टिकल में चर्चा की गई है जो नॉर्थ कोरिया है वो लगातार बहुत सारी मिसाइल्स को फायर कर रहा है। अभी रिसेंटली मतलब मंडे की बात है, कल की ही बात है, नॉर्थ कोरिया ने फिर से 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स को फायर किया है। पहले तो आपको बताता हूँ बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होते हैं। अगर आप लोग डेली बेसिस पर ये वीडियोस देख रहे हो ना, तो आपको ये चीज़ें रट चुकी होंगी। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होते हैं, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी क्या होती है, ठीक है। अभी रिसेंटली मैंने आपको GSLV PSLV का डिफरेंस बताया था। तो ये सारी चीज़ें रट चुकी होंगी। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो कि लगातार चर्चा में रहते हैं, ठीक है। हर 2 दिन 4 दिन छोड़कर आ जाते हैं और मैं आप लोगों को बताते रहता हूँ, तो आप लोगों को ध्यान होगा। बैलिस्टिक मिसाइल्स के बारे में बात करें तो बैलिस्टिक मिसाइल को मान लो यहाँ पर अगर हम लोगों ने यहाँ से छोड़ा, तो यहाँ से छोड़ा तो ये मिसाइल ऐसे जाती है ऊपर और उसके बाद अपने टारगेट को ऐसे हिट करती है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। मतलब कि यहाँ से आपने छोड़ा, एक बार एनवायरमेंट से बाहर जाएगी और वापस से एनवायरमेंट के अंदर एंटर कर कर अपने टारगेट को हिट करेगी। वहीं पर इसको कंपेयर करें हम लोग क्रूज मिसाइल से, तो क्रूज मिसाइल का क्या रोल होता है, वो यहाँ पर इससे ऐसे जाती है और इस प्रकार से एनवायरमेंट के अंदर ही अंदर अपने टारगेट को हिट करती है। क्लियर हुआ। तो ये डिफरेंस होता है। तो नॉर्थ कोरिया ने अभी मंडे में 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स की टेस्टिंग करी है। इससे पहले नॉर्थ कोरिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल्स की टेस्टिंग करी थी। बोला जा रहा है ये जो नॉर्थ कोरिया है अपने आप में काफ़ी सारे कंसर्न्स क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि रशिया इंडिया याद आ रहा है यार, यूएस ने यहाँ पर एक तरीके से काफ़ी कंसर्न दिखाया है। यूएस ने यहाँ पर मना कर रखा है और एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पर फोकस कर रहे हैं कि बार बार टेस्टिंग ना करें। यूएस ने एक तरीके से बातचीत के लिए एक ऑफर यहाँ पर किया था कि आओ बातचीत करो हमारे साथ, तो कुछ यहाँ पे सॉल्यूशन निकाला जाएगा। लेकिन नॉर्थ कोरिया ने उसको भी ठुकराया, नॉर्थ कोरिया ने उसको इग्नोर किया। तो आप ये चीज़ें देख पाओगे आज के टाइम पर क्या निकल कर आ रहा है। तो किम जोंग उन यहाँ पर आज के टाइम पर फोकस कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मिसाइल्स के ऊपर डेवलपमेंट किया जाए
और अपनी मिलिट्री को और ज़्यादा मजबूत करने में लगे पड़े हैं। बहुत सारी वेपन्स की यहाँ पर लगातार टेस्टिंग जारी है। अब ये सारे वेपन्स इस दौरान बढ़ाए जा रहे हैं या टेस्टिंग की जा रही है जब चाइना के अंदर विंटर ओलंपिक्स आने वाला है। अगले महीने चाइना के अंदर विंटर ओलंपिक्स देखने को मिलेगा। फिर उसका साउथ कोरिया के अंदर मार्च में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन देखने को मिलेंगे। उस दौरान यहाँ पर इस प्रकार से मिसाइल्स वगैरह लॉन्च की जा रही है। तो कहीं ना कहीं किम जोंग उन यहाँ पर एक तरीके से सुपरवाइज करते हुए नजर आएंगे। इनका कहना यह है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप कर कर अपनी जो मिलिट्री है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर करना चाहते हैं। क्लियर हुआ? ये आर्टिकल भी आपको क्लियर हो चुका है। चलो मैं आप लोगों को नॉर्थ कोरिया का एग्जैक्ट लोकेशन दिखा देता हूँ। लोकेशन हम लोगों को देखने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर अभी इसके ऊपर आएंगे वापस से। यार मैंने एक मैप सेंड तो किया था, हाँ ये आपको वर्ल्ड मैप नज़र आएगा। वर्ल्ड मैप में जब हम लोग चलेंगे इधर की साइड, जब आप लोग इधर चलो चाइना की साइड, फिर उसके बाद इधर जूम करो। यहाँ पर देखो मैप ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा ब्लर है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इसको जूम कर दिया है। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ऊपर जो ग्रीन वाला हिस्सा आपको नज़र आ रहा होगा ये नॉर्थ कोरिया है, नीचे रेड वाला हिस्सा नज़र आ रहा होगा वो साउथ कोरिया है। इसके इधर आपको ये रेड वाला हिस्सा नज़र आ रहा है ये जापान है। ठीक है, तो नॉर्थ कोरिया इधर आपको चाइना के पास में ही देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ? तो यहीं पर ये सारे कंसर्न्स देखने को मिल रहे हैं आज के टाइम पर। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट पेज पर आएंगे। नेक्स्ट है पेज नंबर 12, दैट इज बिजनेस सेक्शन। देखेंगे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। अब यहाँ पर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इकलौता आर्टिकल है, अगेन चाइना के बारे में चर्चा की गई है। यार चाइना हर जगह यहाँ पर भरा पड़ा है, आप देख पाओगे। इनफैक्ट एडिटोरियल पर भी चाइना के बारे में चर्चा की गई। हाँ एक चीज़ और, वीडियो थोड़ा सा लेंदी होने वाला है यार, आज एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी लेंदी आर्टिकल्स आए हुए हैं, लेकिन बहुत अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू आए हैं, तो डेफिनेटली आपको एग्जामिनेशन में वो हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे जो आर्टिकल है ये बात करता है जो चाइना की इकॉनमी है वो 8.1% से ग्रो हुई है टुवर्ड्स $18 ट्रिलियन। मतलब यहाँ पे बताया गया 2021 के अंदर चाइना की इकॉनमी भाई साहब बहुत तेज़ी से ग्रो हुई है, 8.1% से ग्रोथ देखने को मिली है और $18 ट्रिलियन तक यहाँ पर इनकी इकॉनमी पहुँच चुकी है। हालांकि 2020 में यहाँ पर हालत ख़राब हो चुकी थी कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से, लेकिन दुनिया भर की हालत ख़राब हुई थी। चाइना के ऊपर इतना इम्पैक्ट पड़ा भी नहीं था, लेकिन फिर भी पड़ा था, काफ़ी डाउन हो चुकी थी इकॉनमी। लेकिन अब 2021 के अंदर इन्होंने सब कुछ रिकॉर्ड तोड़ दिया और यहाँ पर अपनी इकॉनमी को काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर लिया है। और फिर बताया गया आर्टिकल में ये कब देखने को मिला है, ये तब देखने को मिला है जब चाइना की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। आपको पता होगा पिछले साल ही हमने बहुत सारे आर्टिकल्स कवर करे थे कि जो चाइना की पॉपुलेशन है वो रेगुलरली कम होती हुई नजर आ रही है, चाइना बूढ़ा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को जन्म ही नहीं हो पा रहा है। इनफैक्ट बच्चों के जन्म के लिए जो सरकार है वो इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवा रही है, इस हद तक सिचुएशन खराब हो चुकी है। लेकिन उस दौरान भी आप देख पाओगे जो इकॉनमी है वो ग्रो हुई है और बताया गया लगभग आप कह सकते हो 2011 से अगर हम लोग अभी तक देखें तो 2011 के कंपैरिजन में अभी तक इतना बड़ा एक्सपेंशन या फिर इतनी बड़ी ग्रोथ नहीं देखने को मिली थी। तो अभी एक बहुत तगड़ी रिकवरी देखने को मिली है, ऐसा आर्टिकल के अंदर बताया जा रहा है, यहाँ पे बताया गया। उसका 2020 में ऑब्वियस सी बात है काफ़ी नुकसान हुआ था, लो हो चुके थे, 2.2% से गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन वो सारी चीज़ें ये रिकवर कर चुके हैं 2021 के अंदर। अब इसके अंदर रोल है इनके एक्सपोर्ट का, इनके प्रोडक्ट्स का जो मार्केट कैप्चर कर रखा है इन्होंने पूरे दुनिया भर में, उसका एक बहुत बड़ा रोल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सस्ते दाम में आप देख पाओगे काफ़ी बड़ा ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। डेफिनेटली किसी भी कंट्री को जो स्ट्रेंथ मिल रही है वो एक्सपोर्ट की मदद से मिल रही है, ये भी आप लोगों को पता होगा। क्लियर हुआ? तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं, आपसे पूछा नहीं जाएगा कि हाँ चाइना की इकॉनमी कितनी ग्रो हो रही है। इंडिया के यहाँ पर चर्चा होती तो डेफिनेटली इंडिया के बारे में पूछा जाता और हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी ज़्यादा होता एज कंपेयर टू दिस आर्टिकल। क्लियर हुआ? मतलब आपको आर्टिकल के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको कवर करवा दी हैं। अब यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में जाना मत। नेक्स्ट आर्टिकल जो है, अब आर्टिकल क्या, डायरेक्टली हम लोग चलेंगे अपने एडिटोरियल्स पर, देखेंगे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स। नाउ यह है पेज नंबर 6 और यहाँ पर आते हैं एडिटोरियल। और एडिटोरियल मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे न्यूज़पेपर का, ये आप लोगों को पता होगा। इनफैक्ट न्यूज़पेपर जब भी आप पढ़ रहे हो तो एडिटोरियल को आप लोग बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो। इनफैक्ट जो ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू है उसको मिस नहीं कर सकते हो। तो एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ पर M.K. नारायण जी ने आर्टिकल लिखा है। डिस्कस करेंगे कि साल 2022 के अंदर सिचुएशन और ख़राब हो सकती है, दुनिया भर में क्या क्या इशू देखने को मिल सकते हैं। रिटर्न ऑफ तालिबान, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, चाइना एज अ डिसरप्टर, ये अपने आप में कंसर्न है। इंडिया को क्या करना चाहिए वो यहाँ पर इन्होंने रास्ता बताया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एडिटोरियल पर। यहाँ पर ऑथर लिखते हैं जस्ट व्हाट द डॉक्टर ऑर्डर फॉर द लाइफ स्टॉक फार्मर। जो लाइफ स्टॉक फार्मर हैं, खासकर जो यहाँ पर गाय भैंस पाल रहे हैं, ठीक है, तो ये लोगों के लिए एक बहुत अच्छा एक उपाय आने वाला है। ठीक है, अपने जानवर को बीमारी से बचाने के लिए, तो एक बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत अच्छा आर्टिकल है। ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है, उसका मिल्क लॉस कैसे देखने को मिल रहा है, जॉब कैसे क्रिएट हो सकती है इस दौरान, ये सारी चीज़ें बताई गई ऑथर ने। तो काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, क्योंकि सबसे खास बात क्या है, ये जो आर्टिकल लिखा गया है ये अतुल चतुर्वेदी के थ्रू लिखा गया है। ये खुद यहाँ पर क्या है,
ये एक सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी के। तो ये आर्टिकल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आर्टिकल के अंदर बहुत ज़्यादा ऑथेंटिसिटी आपको ये देखने को मिलेगी। नेक्स्ट एडिटोरियल बात करता है चाइना और लिथुआनिया के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। लास्ट में नजर मारेंगे कि आखिरकार दोनों के बीच में क्या विवाद देखने को मिल रहा है, एग्जैक्टली क्या कॉन्फ्लिक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट एडिटोरियल में जब आप लोग आते हो तो यहाँ पर केरला के बारे में चर्चा की जा रही है। केरला में यहाँ पर एक सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है, वो किस तरह से हेल्प करेगा केरला की, यह बताया गया। अभी उसमें एक डीपर एनालिसिस की जरूरत है, उसको थोड़ा सा और अच्छे से एनालाइज करने की आवश्यकता है, ऐसा यहाँ पर ऑथर बोलते हैं। उसके बाद ये आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक बुक का रिव्यू किया जा रहा है। 799 रुपये की बुक है, बुक के बारे में बताया गया, बुक का रिव्यू किया गया, एग्जैक्टली क्या क्या है बुक के अंदर, तो हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो चलो फिर शुरुआत करते हैं। यह है हमारा आज का पहला एडिटोरियल। हाँ, एक एडिटोरियल हमारा कल वाला भी रह गया है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग, कि क्रिप्टो करेंसी पर अगर हमें टैक्स लगाना है तो कैसे लगा सकते हैं। अदरवाइज जो ये टैक्सिंग वाली प्रॉब्लम है क्रिप्टो करेंसी पर, वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। मैं आपको वो भी कवर करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। नहीं, यहाँ पर जो आर्टिकल है ये एडिटोरियल, ये लिखा गया है अतुल चतुर्वेदी के थ्रू। मैंने आप लोग को इनके बारे में बताया। अब ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन इस एडिटोरियल में दी गई है यहाँ से यहाँ तक सारी मैंने कॉपी पेस्ट नीचे कर दी, क्योंकि आर्टिकल के अंदर आपको चीज़ें नजर आ ही रही होंगी और एडिटोरियल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से मैंने आपको नीचे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी है। यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहली बात यहाँ पर बताया गया जो 20th लाइव स्टॉक सेंसस हुआ था, मतलब ये जो गाय भैंस है इनका भी एक सेंसस जनगणना पॉपुलेशन की तौर पर यहाँ पर जो जनगणना की जाती है वो यहाँ पर देखने को मिला, ठीक है। ये 20वां सेंसस जो हुआ था, इसमें बताया गया इंडिया के अंदर आज के टाइम पर जो ये लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन है ये बहुत ज़्यादा है, लगभग 537 मिलियन के आसपास अप्रॉक्सीमेटली इतना यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसमें से जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है गाय भैंसों की, वो 95.8% पॉपुलेशन रूरल एरियाज़ में, गाँव वाले एरियाज़ में, जहाँ पर कनेक्टिविटी प्रॉपरली देखने को मिलेगी नहीं। तो अपने आप में ये एक कंसर्न वाली बात है। कंसर्न वाली कैसे बात है आपको बताऊंगा। तो होता क्या यहाँ पर, ज़्यादातर जो कंट्री की लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज़ या रिमोट एरियाज़ में देखने को मिल रही है, जो विलेज वाले गांव वाले एरियाज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, वेटरनरी सर्विसेज प्रॉपरली पहुँच नहीं पाती है। मतलब कि मान लो एनिमल की तबीयत खराब हुई, जानवर को काफ़ी हेल्थ ट्रीटमेंट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये हेल्थ वाली सर्विसेज हैं, ट्रीटमेंट की सर्विसेज है, जिसको हम लोग वेटरनरी सर्विस बोलते हैं, ये सर्विसेज यहाँ पर पहुँच नहीं पाती। अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर शहर वाले एरिया हो तो बहुत सारे जानवर के डॉक्टर बैठे पड़े हैं, आराम से आप लोग यहाँ पर हेल्थ सही करवा देते हो, लेकिन गांव के अंदर ये सिचुएशन थोड़ा सा खराब हो जाती है, ऐसा यहाँ पर ऑथर बोलते हैं। उसके बाद बताया गया कि होता क्या है, अब गांव के अंदर यहाँ पर सारे जानवर ये देखने को मिलेंगे ज़्यादातर, और होता क्या है, जब इनकी तबीयत खराब है तो इनको ले जाना, शहर के अंदर लेकर आना, फिर वहाँ पे ट्रीटमेंट दिलवाना, ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल, बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से कॉम्प्लेक्स ये देखने को मिल जाता है। काफ़ी परेशानियाँ होती हैं इसके अंदर, काफ़ी चैलेंजेस आते हैं। तो अब इसके रिगार्डिंग एक सोल्यूशन आ चुका है। सोल्यूशन यहाँ पर क्या है, इस प्रॉब्लम को मिटिगेट यानी कम करने के लिए सरकार ने एक नया सोल्यूशन लेकर आया है। सरकार ने यहाँ पर बोला है जो लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है, जिसको हम लोग LHNDC बोलते हैं, इस प्रोग्राम को अंदर जितने भी प्रोविजंस हैं उसको वापस से रिवाइज किया गया, और प्रोविजन के अंदर एक चीज़ कर दी गई है ऐड। इन्होंने ऐड ये किया कि जो ज़्यादातर गाय भैंस है, जो लाइव स्टॉक है, वो गांव में रह रहा है, गांव में सही से ट्रीटमेंट पहुंच नहीं पा रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स को बनाएंगे। बस यहीं पर आपको इतना समझना है, क्योंकि इतना समझ लिया तो आर्टिकल में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मोबाइल वेटरनरी सर्विस का मतलब क्या है, मैंने आपको पहले बताया। पहले ये मैंने आपको बताया कि हो क्या रहा है, दिक्कत ये हो रही है कि जो गाय भैंस है, जो लाइव स्टॉक है, अगर उनकी तबीयत खराब हो रही है तो उनको ले जाना पड़ता है शहर, वहाँ पर एक ट्रीटमेंट दिलवाना पड़ता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू बन जाता है। लेकिन होगा क्या, अब सरकार ने जो लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम को लेकर आए हैं, इसके अंदर प्रोविजंस को रिवाइज किया, और प्रोविजंस में ये बताया कि हम लोग एक मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स बनाएंगे। मोबाइल मतलब आपका जो मोबाइल आप इधर से उधर लेकर जा सकते हो, है ना। तो उसी प्रकार से एक वैन होगी, वैन के अंदर सारे इक्विपमेंट्स होंगे, सारे यहाँ पर ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स होंगे, तो उस वैन को गांव के अंदर ले जाया जाएगा, ठीक है। उसको हम लोग ले जा सकते हैं, और एनिमल जहाँ पर है, गांव के अंदर जहाँ पर स्थित है, वहीं पर उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। क्लियर हुआ। तो यह है एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट। लेकिन अभी तक क्या हो रहा है, अभी तक सरकार यहाँ पर ऐसा काम नहीं कर पा रही थी। अभी तक सरकार घर घर पर जाती थी, लेकिन क्या करने के लिए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करने के लिए। यानी आर्टिफिशियल यहाँ पे क्या होता है, जो सीमेन होता है उसको यहाँ पर बॉडी के अंदर एक तरीके से इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो गया, या फिर वैक्सीनेशन के लिए ही जाती थी। उससे पहले यहाँ पर मतलब उसके अलावा ट्रीटमेंट वगैरह के लिए यहाँ पर घर तक कोई भी ऐसा सर्विस नहीं प्रोवाइड किया जा रहा था। लेकिन अब जो ये MVU है, वो MVU का मतलब है मोबाइल वेटरनरी यूनिट, ध्यान रखना आगे इसको MVU ही बोलूँगा मैं। तो MVU जो है ये क्या करेगा, ये घर घर जाएगा और डिलीवरी वहाँ पर प्रोवाइड करवाएगा, घर
घर पर ही यहाँ पर एनिमल का ट्रीटमेंट कर देगा। तो अपने आप में ये एक बहुत अच्छी बात देखने को मिलेगी, एक सोल्यूशन निकल कर आया है। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद इन्होंने बताया जो पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी है ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि देखो होता क्या है, जब भी हम लोग ये जो डिजीज़ हो जाती हैं, जानवरों को बहुत डिजीज़ हो जाती हैं, इनकी प्रॉपरली टेस्टिंग होती नहीं है, प्रॉपरली यहाँ पर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ इनको मिलती नहीं है, तो अपने आप में बहुत सारे चैलेंजेस ये लोग फेस करते हैं। ठीक है, और खासकर आज के टाइम पर जो डिजीज़ है, खासकर जूनोटिक डिजीज़, ये एक बहुत खतरनाक डिजीज़ है। ठीक है, तो इनको टैकल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन चुका है। ज़्यादातर विलेज में टेस्टिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल ही नहीं है। सैंपल्स यहाँ पर कलेक्ट कर लो, लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हो सैंपल्स कलेक्ट करने के बाद फिर उसको वापस शहर में लेकर जाएगा। ठीक है, वहाँ पर ले जाने के बाद टेस्ट रिजल्ट आएंगे, उसके बाद ये सारा काम होगा। लेकिन अब इतनी दिक्कत की ज़रूरत नहीं है, अब हमारे पास आ चुका है एमवीयू को लाया जाएगा और ये सारे रोल जो है घर पर ही करवा दिए जाएंगे। वो वैन पहुँचेगी घर पर और घर पर ही यहाँ पर उस एनिमल का ट्रीटमेंट हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब ऑथर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, मतलब वही टॉपिक है, उसके अंदर एक और पॉइंट इन्होंने ऐड किया है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को लेकर। होता क्या है, क्या गांव में सुविधा उपलब्ध नहीं है? देखो गांव में भी सुविधा उपलब्ध है, लेकिन गांव के अंदर बहुत सारे एनिमल हेल्थ वर्कर्स हैं जो कि अनट्रेंड हैं, जिनको प्रॉपर यहाँ पर नॉलेज देखने को नहीं मिलेगी नहीं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, मतलब आप कह सकते हो कि इन अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। देखो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर हमने टॉपिक पढ़ा है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। देखो होगा क्या, जब कोई एक हेल्थ केयर वर्कर है जिसको प्रॉपर नॉलेज है नहीं, तो वो क्या करेगा, एक जानवर को एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करवा रहा है, तो ज़्यादा मात्रा में प्रोवाइड करवा देगा या कम मात्रा में प्रोवाइड करवा देगा, क्योंकि हमने बताया अनट्रेंड लोग हैं। ठीक है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिली नहीं है। और इसकी वजह से कंसर्न क्या है, कंसर्न यह है कि वो जो जानवर है उसको बीमारी तो है ही, और एक इनएप्रोप्रिएट कंडीशन की अंदर एंटीबायोटिक देने की वजह से उसकी बॉडी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाएगी। मतलब कि जो वो जानवर है उसको आप लोग कितना भी एंटीबायोटिक दे लो उसकी बीमारी नहीं जाएगी। मतलब क्या होगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो डिजीज़ है वो बन जाएगी, मतलब वो डिजीज़ उस दवाई से, एंटीबायोटिक से भी नहीं जाएगी। अगर वो एंटीबायोटिक और आप लोग ज़्यादा उसको लोड करते रहोगे उसके बॉडी के अंदर, तो वो डिजीज़ और ज़्यादा बदतर हो जाएगी और उसकी वजह से एनिमल की डेथ हो सकती है। तो ये कंसर्न्स आज के टाइम पर देखने को मिलते हैं, ये यहाँ पर ऑथर बोलते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर एक बीमारी देखने को मिलती है एनिमल के अंदर जिसको हम लोग मास्टिटिस बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पर जो जानवर है उसका जो थन होता है उसके अंदर एक सूजन सी आ जाती है। तो इस प्रकार की हमें बीमारियाँ देखने को मिलती हैं। इन बीमारियों में एंटीबायोटिक काफ़ी दिए जाते हैं जो कि कहीं ना कहीं एक कंसर्न क्रिएट कर देते हैं और ज़्यादा हो जाता है ये मात्रा, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, एनिमल्स की डेथ हो जाती है। तो आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, जो ये एमवीयू होगा ये सारी चीज़ों को कम करेगा। यहाँ पर आप कह सकते हो जो ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था ये कम होगा, क्योंकि यहाँ पर सारे स्पेशलिस्ट होंगे जो कि बहुत अच्छे से एनिमल्स के ऊपर ध्यान देने वाले हैं। देन उसके बाद ऑथर क्या बोलते हैं, एक कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन क्या करते हैं यहाँ पर ऑथर, ये बोलते हैं जो एमके जैन कमेटी रिपोर्ट है, उन्होंने हाईलाइट ये किया जो भी लाइफ स्टॉक फार्मर्स हैं, मतलब फार्मर्स मतलब जो इन गाय भैंसों की देखभाली कर रहे हैं, यानी इनके जो किसान हैं। ठीक है, जो लाइफ स्टॉक फार्मर्स हैं उनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ जाते हैं। अगर हम लोग बात करें पुराने ज़माने की चीज़ों के हिसाब से देखें तो, ठीक है, पुराने ज़माने की चीज़ों के हिसाब से देखने का मतलब यह है कि यहाँ पर क्या है, आज के टाइम पर आप लोग देख पाओगे मतलब जो हॉस्पिटल्स वगैरह बहुत कम हैं, एनिमल्स के लिए हॉस्पिटल्स बहुत कम हैं, पॉली क्लिनिक्स डिस्पेंसरीज बहुत कम देखने को मिलेंगी। इनफैक्ट बताया गया 66,000 वेटरनरी हॉस्पिटल्स, पॉली क्लिनिक्स, डिस्पेंसरी आपको देखने को मिलेगा हमारे पूरे देश भर में, जो कि जनसंख्या ये बहुत कम अमाउंट है। ठीक है, उसके रिस्पॉन्स में अगर आप देखोगे तो गाय भैंस हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये हॉस्पिटल्स वगैरह बहुत कम देखने को मिलेंगे। इसकी चक्कर में भी एक बहुत बड़ा कंसर्न देखने को मिलता है, फार्मर्स को डोर स्टेप यहाँ पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं मिलती हैं। मतलब डोर स्टेप पर, मतलब घर के बाहर यहाँ पर फैसिलिटीज़ मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, अब होता क्या है यहाँ पर, अब हम लोग एमवीयू लेकर आ चुके हैं, तो एमवीयू यहाँ पर 4 पहियों वाला एक वैन रहने वाला है। उस वैन के अंदर सारे इक्विपमेंट्स रहने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर सारे एसेंशियल इक्विपमेंट्स, डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, माइनर सर्जरी के लिए इक्विपमेंट्स रहेंगे, कुछ और रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको बताया ये क्या करेगा, मतलब एक वैन जो है, एक वैन रहने वाली है 1 लाख एनिमल्स के ऊपर। ये अपना पे कंसर्न है। ऑथर ये बोलते हैं कि सरकार ने बोला है कि एक वैन जो है 1 लाख जानवरों का ध्यान रखेगी, लेकिन जानवर आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा हैं, तो ये वैन की जो जनसंख्या है बहुत कम है, तो आपको वैन की जो यूनिट है उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ऐसा बताएगा। जो नंबर ऑफ़ वैन्स है उसको आप लोग इंक्रीज़ कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी हम लोग देख पाते हैं बहुत सारी जगह बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, वहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल होता है, तो वहाँ पर बहुत देरी हो सकती है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैन्स अपने पास रखनी है। ज़्यादा वैन रहेंगी तो ज़्यादा मात्रा में एनिमल्स को प्रॉपरली ट्रीट कर पाएंगी, ऐसा ऑथर ने बोला। फिर उसके बाद ऑथर बोलते हैं मिल्क लॉस के बारे में। होता क्या है, जो 70% इंडिया की जो मिल्क सप्लाई है, ठीक है, वो यहाँ पर एक तरीके से एक बहुत बड़ा सोर्स बना हुआ है फार्मर्स के लिए। मतलब कि फार्मर की जो सोर्स ऑफ इनकम है,
जो खासकर यहाँ पर एक तरीके से लाइव स्टॉक वाले फार्मर्स हैं, वो अपनी ज़्यादातर इनकम 70% तक इनकम वहीं से जनरेट कर रहे हैं। अब होता क्या है, किसी भी जानवर को जब बीमारी होती है तो उस बीमारी की वजह से, जैसे मास्टिटिस हो गया, मैंने आपको बताया ना, थन के अंदर सूजन आ गई है, तो उसकी वजह से मिल्क का लॉस होता है, मतलब वो दूध अच्छे से दे नहीं पाता जानवर, तो इससे काफ़ी बड़ा घाटा भी देखने को मिलता है। ठीक है, फिर उस इशू को सही करवाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन उनके पास, मतलब जो फैसिलिटीज़ है घर तक नहीं मिल रही है, तो शहर तक जाएंगे, ठीक है, उसको यहाँ पर अप्रोच करेंगे, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन अब जो ये एम्ब्यू है ये सक्सेसफुली काम करेगा और यहाँ पर एक तरीके से एक पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आएगा। उसके बाद यहाँ पर जो भी डिफिकल्ट टेरेन होंगे, जहाँ पर एक तरीके से सही से फैसिलिटीज़ पहुंच नहीं पा रही है, तो वहाँ पर भी वैन पहुंचेगी और उन जानवर को ट्रीट करेगी, जिससे कि जो फार्मर्स का लॉस है या फिर मिल्क लॉस है वो बच जाएगा, वो यहाँ पर देखने को मिलेगा नहीं। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद ऑथर लास्ट में ऐड करते हैं एज अ जॉब क्रिएटर, मतलब कि ऑथर ये बोलते हैं कि जो ये हम लोग वैन्स को लेकर आएंगे, इन वैन को ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट करेंगे तो डेफिनेटली लोगों की आवश्यकता भी होगी। ठीक है, बहुत सारे एनिमल हेल्थ केयर वर्कर्स चाहिए होंगे हम लोग को, ठीक है, बहुत सारे ड्राइवर्स चाहिए होंगे, अलग अलग चीज़ों के अंदर रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी इंक्रीज होंगी, मतलब लोगों के लिए काम भी निकल कर आएगा अगेन, जो कि हमारे इकोनॉमी के अंदर एक कॉन्ट्रीब्यूशन देगा। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो हमने ये देखा कोविड-19 में बहुत से लोगों की जॉब गई है, बट अभी यहाँ पर क्या है, ये एक बहुत अच्छा एक जॉब का ऑप्शन हो सकता है, जो कि लोगों को जॉब प्रोवाइड करवाता हुआ नजर आएगा। क्लियर हुआ। तो एमबीयू का क्या फ़ायदा होने वाला है मैं आपको बता दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद बताया इन्होंने कि जो आज के टाइम पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, यहाँ पर ये बहुत तेजी से ये मॉडल इंक्रीज हो रहा है, जहाँ पर सरकार और प्राइवेट दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। जो ये एमबीयू मॉडल है बेसिकली, यहाँ पर इसके ऊपर भी आप ऐसे ही काम कर सकते हो। जो ये एमबीयू मॉडल है, इस पर आप पैसा इन्वेस्ट करो, डेफिनेटली आपको रिटर्न देगा, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा, ये रिटर्न में देगा, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाएगा, लोग यहाँ पर इकोनॉमी के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करते हुए नजर आएंगे। आई होप आप लोग को आर्टिकल पूरा क्लियर हो चुका है। मैंने सारी एक एक लाइन यहाँ पर जो भी ऑथर ने बोली आपको बता दी है। फोकस किस चीज़ पर करना चाहिए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है, कंपैरिजन ऑथर ने किया, मिल्क लॉस के बारे में बताया, जॉब क्रिएटर के बारे में बताया, मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगले एडिटोरियल पर चलते हैं। नाउ ये वाला हमारा कल वाला एडिटोरियल था। ठीक है, इसको हम लोगों ने कल स्किप किया था, कल वीडियो बहुत लेंदी हो चुका था, इसी वजह से हम लोगों ने स्किप कर दिया था। तो अभी मैंने क्या है कि इस एडिटोरियल के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको हाईलाइट कर दिया है, इसका एक स्क्रीनशॉट लिया है और उस स्क्रीनशॉट को आपको टेलीग्राम पर शेयर भी कर दिया है। तो उसी स्क्रीनशॉट से हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में चर्चा की जा रही है। अब ये मत पूछना है क्रिप्टो करेंसी क्या है, काफ़ी बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, चलो कोई बात नहीं, पूछ रहे हो तो बता देता हूँ। क्रिप्टो करेंसी आपको देखने को मिलेगा कि आज के टाइम पर एक डिजिटल करेंसी है। ठीक है, अब डिजिटल करेंसी का मतलब क्या है, आप लोग क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कर सकते हो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब कि जैसे आप लोग नोट का इस्तेमाल कर रहे हो, कोई आपको सामान खरीदना है, दुकान पे जा रहे हो, पैसा देते हो, बदले में आपको सामान मिलता है, ऐसे ही हम लोग क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है, वहाँ पर हमारे पास एक फिजिकल करेंसी है, क्योंकि आपके पास नोट है तो एक फिजिकल करेंसी हुआ, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ये मामला अलग हो जाता है। क्रिप्टो करेंसी में आपके पास कोई भी फिजिकल करेंसी नहीं है, आपके फ़ोन में एक वॉलेट पड़ा हुआ है, वॉलेट में वो कुछ अमाउंट है, उसी बिटकॉइन या फिर कोई भी अमाउंट हो सकता है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी अलग अलग प्रकार की होती है। इसके अंदर आप देख पाओगे क्रिप्टो करेंसी में जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें अलग अलग प्रकार, जैसे कि बिटकॉइन, रिपल, लाइट कॉइन, इथेरियम, ये सब देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या है, आप इससे पेमेंट करते हो, इससे यहाँ पर वर्क किया जा सकता है। क्लियर हुआ। तो एक डिजिटल करेंसी है। क्वेश्चन ये है, क्रिप्टो करेंसी बनती कैसे है, बन कैसे रहा है, कौन छाप रहा है इसको। तो देखो, इसकी माइनिंग की जाती है। माइनिंग मतलब कंप्यूटर्स होते हैं, कंप्यूटर्स पर काफ़ी इंटरनेट इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, उसके बाद यहाँ पर कुछ प्रोग्रामिंग्स वगैरह चलती हैं, काफ़ी लंबे समय का यहाँ पर एक प्रोसेस होता है। प्रोग्रामिंग्स चलते चलते उन प्रोग्रामिंग्स को, उस मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को वो कंप्यूटर सॉल्व करता है, उसके बाद हम लोग को एक बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी मिलती है। क्लियर हुआ। फिर वो क्रिप्टो करेंसी मिलती है हम लोग को, फिर उसका हम लोग ट्रेड करते हैं। अब आप कहोगे क्रिप्टो करेंसी की इन्वेस्टमेंट होती है, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट होती है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, आप भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बहुत सारे ऐप्स जो हैं चर्चा में रहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है एग्जैक्टली आपको पता चल गया। अब क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी का जो पेमेंट होती है, मैंने आपको ये भी बता दिया क्या है क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी आपको पता चल चुका है, क्या कंपेयर कर सकते हो ये भी आप लोगों को पता चल चुका है। एक बात ये भी ध्यान रखना, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कोई भी ऐसा बंदा नहीं बैठा है जो कि उसको रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, जैसे आज के टाइम पर आपकी करेंसी है, इंडियन करेंसी है, उसको कौन रेगुलेट कर रहा है, उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट कर रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसका प्रॉपरली ध्यान रख रहा है ना। लेकिन जैसे हमारे सारे कमर्शियल बैंक्स होंगे, कमर्शियल बैंक्स को कौन रेगुलेट कर रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट कर रहा है। लेकिन ऐसी चीज़ यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के अंदर नहीं नजर आएगी। क्रिप्टो करेंसी को कोई भी रेगुलेट नहीं कर रहा है, आप लोग को ध्यान रखना है। क्लियर हुआ। अब ऑथर ये बोलते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का रेगुलेशन हो नहीं रहा है, भारत के अंदर से बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया गया है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, तो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर टैक्स को चार्ज करना अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं ऑथर ने वो बताई हैं, साथ ही साथ इन्होंने बताया उन प्रॉब्लम्स का क्या सल्यूशन हो सकता है, वो भी ऑथर ने मेंशन किया है, वो मैं आप लोग को बताने वाला हूं आर्टिकल के अंदर।
ऑथर ने ये बोला कि अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी की, तो रिसेंटली सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए एक बिल के बारे में चर्चा करी है। उसका नाम है रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल बिल इन पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट के अंदर यहाँ पर बिल लाया गया था ताकि क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट किया जाए। तो मकसद ये था कि हम लोग क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करेंगे। अभी तक यहाँ पर इस बिल के ऊपर कोई ऐसी चर्चा हुई नहीं है। क्लियर हुआ। फिर ऑथर ये बोलते हैं कि आज के टाइम पर जब आप लोग देखोगे, आपको पिक्चर थोड़ा सा ब्लर नजर आ रहा होगा क्योंकि एक स्क्रीनशॉट है, थोड़ा सा ब्लर हो चुका है, क्वालिटी डाउन हो चुकी है। लेकिन कोई बात नहीं, ये पिक्चर मैंने आपको सेंड कर रखा है। इतना तो है कि आपको क्लियर नजर आ रहा है। नहीं नजर आ रहा है तो आपको सुनाई तो दे रहा होगा, आर्टिकल मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, बताया ये क्या, इंडिया के अंदर 10 करोड़ इंडियंस हैं जो कि ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट कर चुके हैं। पता है कितना अमाउंट? $10 मिलियन से ज़्यादा का अमाउंट यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट हो चुका है। अब क्रिप्टो करेंसी के ऊपर टैक्स चार्ज करना अपने आप में एक हरक्यूलियन चैलेंज है, अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप कैसे क्रिप्टो करेंसी के ऊपर टैक्स चार्ज कर सकते हो। लेकिन बताया गया हम लोग चार्ज भी कर सकते हैं, टैक्स लगा भी सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमारे पास इनकम टैक्स एक्ट 1961 है। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर क्रिप्टो करेंसी के बारे में डायरेक्टली मेंशन तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, हम लोग तब भी इसके अंदर आप कह सकते हो क्रिप्टो करेंसी को इंक्लूड जरूर कर सकते हैं। तो इनकम टैक्स 1961 के अंदर बहुत ज़्यादा पावर है। इनफैक्ट इनकम टैक्स IT एक्ट का जो सेक्शन 56 है वो यहाँ पर ये बोलता है हम लोग किसी भी सोर्स ऑफ इनकम को टैक्सेबल कर सकते हैं, उसके ऊपर टैक्स मार सकते हैं। तो अपने आप में भारत सरकार चाहे तो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर टैक्स तो लगा सकती है, लेकिन क्वेश्चन ये है वो टैक्स लगाया किस पर्पज पर जाएगा, क्योंकि टैक्स लगाना ही बहुत मुश्किल है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। वो क्या मुश्किलें हैं आगे आप ऑथर ने बताई हैं। फिलहाल उसके बाद यहाँ पे बताया कि क्रिप्टो करेंसी को हम लोग ऐसा इनकम बता सकते हैं, एक बिजनेस इनकम बता सकते हैं, उसको बिजनेस इनकम बताकर इस पर टैक्स कलेक्ट डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन आप बात करते हैं यहाँ पर दिक्कत क्या क्या आती है इसको कलेक्ट करने में। पहली प्रॉब्लम यहाँ पे बोला गया कि देखो आपके पास क्रिप्टो करेंसी को लेकर टैक्स के कोई प्रोविजंस नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कैसे टैक्स चार्ज किया जाएगा, हमारे पास कोई भी ऐसे प्रॉपर प्रोविजंस देखने को मिलेंगे नहीं, है ना। हमें ये नहीं पता क्रिप्टो करेंसी हमें कौन से हेड के अंदर डालनी है, ठीक है, आप लोगों को कहाँ पे डालना है, कितना टैक्स रेट चार्ज करना है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी ऑब्वियस सी बात है अपने आप में आप कह सकते हो फ्लक्चुएट हो रही है, ठीक है, कितना टैक्स रेट हम लोगों को चार्ज करना है, कितना % यहाँ पर लगाना है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास कोई प्रोवाइड नहीं है। हम लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं एक मात खा सकते हैं। तो टैक्स प्रोविजन को लेकर आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, अस्थिरता देखने को मिलेगी। इस पर टैक्स लगाना अपने आप में बहुत अनक्लियर है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक ये देखने को मिलेगा, ठीक है। कितना % लगाएं, किस पर लगाएं, कैसे लगाएं, ये बहुत बड़ी दिक्कत देखने को मिल पाएगी, ऐसा यहाँ पे बताया। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि हो क्या रहा है यहाँ पर, जब क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज हो रही है, ठीक है, जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज होते हैं वहाँ पर जो रेट होते हैं वो अलग अलग देखने को मिलते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा प्रॉपर रेट देखने को मिलेगा नहीं, अलग अलग रेट यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहा है। तो आप किस बेसिस पर टैक्स लगाओगे, ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न क्रिएट हो सकता है, ऐसा ऑथर ने बताया। दूसरा यहाँ पर ऑथर बोलते हैं ये अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है कि आप लोग यहाँ पर ये देख पाओ कि आप क्रिप्टो करेंसी को कौन से जुरिसडिक्शन के अंदर आइडेंटिफाई कर रहे हो, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को क्या किया जा रहा है, एक ऑनलाइन वॉलेट के अंदर स्टोर किया जा रहा है। आपके फ़ोन के अंदर आप कह सकते हो यहाँ पर एक ID पासवर्ड है, उसके अंदर आप लोग यहाँ पर ये सारी चीज़ें स्टोर करके रख रहे हो, है ना। अब उसके बाद यहाँ पर मतलब इंडिया चार्ज करेगा, क्योंकि हो क्या रहा है, वो व्यक्ति जिसके पास यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी वो ट्रैवल कर रहा है सब जगह पर, ठीक है, काफ़ी सारी क्रिप्टो करेंसी से वो ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो कैसे चार्ज किया जाए, इंडिया के बाहर कोई दूसरी कंट्री चार्ज करेगी या इंडिया चार्ज करेगा, ठीक है। तो ये कौन चार्ज करेगा, इसको लेकर भी यहाँ पर काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, ऐसा बताया। तो टैक्स के जुरिसडिक्शन के अंदर काफ़ी बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें निकल कर आएंगी। तीसरी चीज़ यहाँ पर ऑथर ने बोली है, जो भी टैक्स पेयर है, ठीक है, वो क्या है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो भी क्रिप्टो करेंसी है, हर एक क्रिप्टो करेंसी जब भी आप ट्रेड कर रहे हो उस क्रिप्टो करेंसी के अंदर कोई भी एड्रेस नहीं है, उस व्यक्ति की आइडेंटिटी नहीं है कि हाँ कौन सी यहाँ पर मतलब किस व्यक्ति के अंडर में क्रिप्टो करेंसीज आ रही हैं, तो कोई आइडेंटिटी होती नहीं है, सिर्फ एक ID पासवर्ड है, उसको लॉगिन करके आप लोग क्रिप्टो करेंसी का ट्रेड कर रहे हो। तो होता क्या यहाँ पर, इसके मदद से पता ये चलता है कोई भी आइडेंटिटी है नहीं, तो किस व्यक्ति के ऊपर कैसे टैक्स लगाया जाएगा, अपने आप में ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इसी आइडेंटिटी ना होने की वजह से क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी के अंदर बहुत सारा पैसा छुपा कर रखा गया है एज अ ब्लैक मनी, फिर उससे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ और टेररिज्म को भी प्रमोट किया जाता है, ये यहाँ पर बताया गया। फिर ऑथर ये बोलते हैं चौथी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। चौथी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप लोग इनकम टैक्स चार्ज कर रहे हो तो इनकम टैक्स के अंदर क्या होगा, एक ऑफिसर
ठीक है, एक इनकम टैक्स वाला डिपार्टमेंट हो गया और एक आप हो गए। अब बीच में आता है बैंक, जो कि बैंक आपको आपकी डिटेल्स प्रोवाइड करवाता हो, ठीक है, तो बैंक एक थर्ड पार्टी हो गया। लेकिन उसी प्रकार से क्रिप्टो करेंसी के अंदर कोई थर्ड पार्टी नहीं है। मैंने आपको बताया ना, क्रिप्टो करेंसी डायरेक्टली आप लोग ट्रेड करो, कोई इसके ऊपर रेगुलेशन नहीं हो रहा है, और यहाँ पर भी आप कह सकते हो कोई थर्ड पार्टी नहीं, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो जैसे हम लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात करते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में यहाँ पर आप देख पाओगे जो CAS है वो काम करता है अपना, कंज्यूमर्स हो गया, और उसके बीच में बैंक हो गया। बैंक एक यहाँ पर थर्ड पार्टी के तौर पर काम करता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के अंदर ऐसी कोई थर्ड पार्टी देखने को मिलेगी नहीं। अगर थर्ड पार्टी होती भी है तो वो होती है क्रिप्टो मार्केट इंटरमीडिएट्स, ठीक है। उसके बाद वॉलेट प्रोवाइडर्स, वर्क ऑपरेटर, माइनर, ये सारे लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी होती हैं, जो कि आप लोगों को प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन देंगे नहीं, मतलब कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे नहीं, इनसे इन्फॉर्मेशन निकालना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ऐसा यहाँ पर ऑथर बोलते हैं। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर 5वें नंबर पर अगर हम बात करें, क्या बताया गया, 5वें नंबर पर इन्होंने बोला जो ये क्रिप्टो मार्केट है, आप लोग देख पाओगे क्रिप्टो मार्केट इंटरमीडिएट्स आज के टाइम पर ये रेगुलेट हो तो रही हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप देख पाओगे प्रॉपरली यहाँ पर नो योर कस्टमर नॉर्म्स आपको एग्जैक्टली देखने को मिलेंगे नहीं। मतलब कि फिजिकल कैश नहीं है, फिजिकल कैश कोई ट्रेड नहीं हो रहा है, कोई ऐसा गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप देख पाओगे एक ऐसी वर्चुअल करेंसी है जो कि यहाँ पर एक तरीके से वॉलेट के अंदर ऑनलाइन इसका ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये बहुत बड़ी दिक्कत है इसको ट्रेस करना, क्योंकि छोटे मोटी चीज़ों के लिए यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज का इस्तेमाल किया गया है, उसको ट्रेस करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि हम लोग उसको देख पाएँ, उसको ट्रेस कर पाएँ। और ये अपने लिए जो टैक्स को बचाना चाहते हैं उनके लिए अपने आप में काफ़ी फायदेमंद देखने को मिलता है। तो ये बताया गया अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि ये भी सबसे बड़ी बात है कि हम लोग क्रिप्टो करेंसी को प्रॉपरली ट्रेस नहीं कर पाते। तो ट्रेस नहीं कर, जब हम उसको ट्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं कितने कहाँ पे खर्च हो रहा है, तो मतलब उसके ऊपर टैक्स कैसे लगाओगे, ऐसा यहाँ पर ऑथर ने बोला। फिर उसके बाद ऑथर यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसके अंदर देखो क्रिप्टो के बारे में सारी चीज़ें बता दी। अब ऑथर बोलते हैं कि हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को यहाँ पर एक तरीके से क्या कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात जो भी टैक्स पेयर है जिसके पास क्रिप्टो करेंसी है उसकी इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है, ठीक है, मतलब उसकी आइडेंटिटी ली जा सकती है। उसकी आइडेंटिटी होगी तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पर उसके ऊपर टैक्स चार्ज कर सकेंगे। प्लस उसके बाद यहाँ पर ऑथर बोलते हैं कि आपके पास एक दूसरा एक तरीके से डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट होना चाहिए। मतलब कि जैसे यूएस के अंदर बताया गया है, यूएस के अंदर क्या होता है, जैसे ऑथर ने यहाँ पे बोला है, यूएस के अंदर जब भी कोई व्यक्ति टैक्स पे करता है तो अपनी सोर्स ऑफ इनकम बताता है, मेरे पास यहाँ से पैसा आया है तो मैंने टैक्स पे किया है। तो उस प्रकार से यहाँ पर भी होना चाहिए, इंडिया के अंदर भी एक सेपरेट डिस्क्लोजर होना चाहिए जहाँ पे कोई भी व्यक्ति टैक्स पे कर रहा है तो बताए कि हाँ मेरे पास यहाँ से पैसा आ रहा है, जो जिससे पता चलेगा हाँ क्रिप्टो करेंसी किसे कितना रिटर्न आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है, तो उसको भी टैक्स चार्ज किया जा सकता है, ऐसा ऑथर ने बताया। उसके बाद ऑथर यहाँ पर क्या बोलते हैं, ऑथर यहाँ पर ये बोलते हैं कि देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेनिंग देना, जो भी आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाओ, ठीक है, उनको सिखाओ क्रिप्टो करेंसीज के बारे में ताकि वो चीज़ों को अच्छे से टैकल कर पाएं। क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने इसी प्रकार का काम किया है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, आप देख पाओगे साइबर क्राइम, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ये पूरा का पूरा बॉडी है। इसके अंदर बात करें तो क्रिप्टो करेंसीज के रिगार्डिंग जो भी ऑफिशियल्स हैं इनके अंदर जो टैक्स ऑफिसर्स हैं उनको यहाँ पर अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई है, क्रिप्टो करेंसीज के बारे में बताया गया है, प्लस उसके बारे में उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए ताकि कोई भी चीज़ हो तो उसको आराम से वो पकड़ सकें, ठीक है। जो भी टैक्स अथॉरिटीज़ हैं तो इनको क्या करना चाहिए, इनको यहाँ पे हमें इक्विप करना चाहिए, हम लोगों को इनको एक लेटेस्ट सॉफ्टवेयर देने चाहिए। सॉफ्टवेयर जैसे कि यूएस ने अपने यहाँ पर इंटरनल रेवेन्यू सर्विस को इलेक्ट्रिकल फॉरेंसिक सॉफ्टवेयर दिया है, उसी प्रकार से यहाँ पर कौन है, यूरोपियन यूनियन के अंदर यहाँ पर लोगों को ग्राफीन सेंस सॉफ्टवेयर दिया गया है। तो उसी प्रकार से हम लोग भी एक सॉफ्टवेयर दे सकते हैं अपने टैक्स अथॉरिटीज़ को, जो कि यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज़ को अच्छे से ट्रैक करेंगे, ट्रैक करने के बाद उसके ऊपर टैक्स चार्ज कर सकती हैं, ऐसा यहाँ पर ऑथर बोलते हैं। क्लियर हुआ? आई होप आप लोग को सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। तो ये हुए हमारे 2 एडिटोरियल कवर। उसके बाद यहाँ पर आता है तीसरा एडिटोरियल, ये वाला। यहाँ पर ऑथर हैं MK नारायण जी, ठीक है। अब यहाँ पर ये कौन ऑथर है तो इनके बारे में आपको बता दूं, फॉर्मर डायरेक्ट इंटेलिजेंस ब्यूरो रह चुके हैं, फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके हैं, फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं वेस्ट बंगाल के। तो इन्होंने यहाँ पर लिखी है दुनियादारी की बात है कि 2022 अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसर्न है, ठीक है, ज़्यादा ब्राइट नज़र आ नहीं रहा है, वो यहाँ पर बताया है, ठीक है। तो इंडिया के लिए भी काफ़ी सारी कंसर्न, काफ़ी सारी चिंता है 2022 में, वो यहाँ पर बताते हैं। एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताऊँगा। फिलहाल देखो इनके थ्रू शुरुआत कैसे करी गई है। शुरुआत ये बताई गई है 2022 में हम लोगों ने देखा है जो डेमोक्रेसी वगैरह है ना वो बहुत कम होती हुई नजर आ रही है। मतलब डेमोक्रेसी के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक देखने को मिलेगा, डेमोक्रेसी को बहुत बड़ा मतलब एक सीरियस झटका लग चुका है। डेमोक्रेसी कंट्रीज के अंदर कम हो रही है, डेमोक्रेसी रिस्क में आ चुकी है। अब डेमोक्रेसी नहीं आ रही है तो क्या आ रहा है, डेमोक्रेसी की बजाय ऑथोरिटेरियन यहाँ पर रूलर्स देखने को मिलेंगे। ऑथोरिटेरियन रूलर्स मतलब एक ही व्यक्ति है जो कि अपने हाथ में सारी पावर्स को लेकर बैठा हुआ है, बहुत लंबे समय से बैठा हुआ है। एग्जाम्पल रशिया का ले सकते हो, एग्जाम्पल कजाकिस्तान का ले सकते हो, जो कि रिसेंटली काफ़ी बड़े क्राइसिस यहाँ पर क्रिएट हुए हैं।
ठीक है, यहाँ पर जो दो व्यक्ति हैं, जब से कजाकिस्तान बना है एग्जैक्टली तब से यहाँ पर सारी पावर्स को लेकर बैठे हुए हैं। एग्जाम्पल चाइना ले सकते हो, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऑथोरिटेरियन, आपको ये देखने को मिलेगा, एक तरीके से डिक्टेटरशिप भी आप लोग कह सकते हो, है ना। तो ये चीज़ें आज के टाइम पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं बहुत सारी कंट्रीज़ में। ऐसा ऑथर ही नहीं, ऐसा बहुत सारी इंडेक्स भी बता चुके हैं। तो अपने आप में डेमोक्रेसी के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसर्न है। डेमोक्रेसी क्या होती है? जहाँ पर जो लोग हैं वो अपने हिसाब से अपने वोट देकर अपने लीडर को चूज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी एक अटैक में देखने को मिलेगी। डेमोक्रेसी आज के टाइम पर कम हो रही है, ऑथोरिटेरियन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। और फ्यूचर के तौर पर अगर हम देखें तो भविष्य में भी हम लोग देख पा रहे हैं ऑथोरिटेरियन ही बढ़ता हुआ नजर आएगा, ऐसा ऑथर अनुमान लगाते हैं। अब कैसे अनुमान लगाया गया? पहला एग्जाम्पल लिया गया चाइना का। चाइना एज अ डिसरप्टर, इन्होंने बोला कि चाइना सबसे बड़ी बात, दिक्कत बहुत क्रिएट करने वाला यहाँ पर एक कंट्री देखने को मिलेगा। अगर आप लोग देख पाओगे तो दुनिया भर में 2022 के अंदर जो चैलेंजेस है वो काफ़ी बढ़ सकते हैं। जो चाइना का रोल है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इनफैक्ट पिछले सालों के अंदर भी चाइना ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। आप देख पाओगे पूरे न्यूज़पेपर के अंदर चाइना के बारे में चर्चा ही की जाती है। उसके बाद बताया गया, अगर आप लोग चाइना की इनकम देखोगे तो आज के टाइम पर जो जीडीपी है वो 15.66 ट्रिलियन डॉलर्स की थी 2020 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर इंक्रीज हो रही है लगातार। और यहाँ पर आप कह सकते हो कहीं ना कहीं इनका जो नेटवर्थ है आज के टाइम का वो यूएस से भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो चाइना अपने आप में कंसर्न वाली दिक्कत किस लिए? सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये टैकल कर रहा है सारी कंट्रीज़ को, अपने हाथ में सारी पावर्स लेने की कोशिश कर रहा है। और इनफैक्ट क्या है, यहाँ पर एक डेमोक्रेसी भी नहीं नजर आ रही है। ठीक है, एक डेमोक्रेसी यहाँ पर है भी नहीं, मैंने आपको जैसा बताया। ठीक है, अब क्या है, जिस कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है वो कंट्री आज के टाइम पर लीड करती हुई नजर आई, तो कैसा अफेक्ट पड़ेगा दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर। अब अगर हम बात करें मिलिट्रली, तो जो चाइना है वो ओपन आज के टाइम पर चैलेंज कर रहा है यूएस को, यूएस की सुप्रीमेसी को लगातार चैलेंज कर रहा है, क्योंकि चाइना ने बहुत सारे वेपन्स की टेस्टिंग करी है। इनफैक्ट हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी मिसाइल की रिसेंटली टेस्टिंग करी थी, आपको मालूम होगा, जो कि अपने टारगेट से मतलब थोड़ा सा बच गया था, टारगेट पर हिट नहीं किया था। इसके बारे में हमने ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन को कवर किया था, ये बताया गया। उसके बाद चाइना यहाँ पर त्यागता है वन कंट्री टू सिस्टम को। अब यहाँ पर क्या है, चाइना लगातार हांगकांग के ऊपर फोकस कर रहा है और साथ ही साथ ताइवान के ऊपर फोकस कर रहा है। आपको मालूम है ना कि ये बताया ऑथर ने कि साल 2022 के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो सकती है, जो चाइना है वो हांगकांग के साथ यहाँ पर रिलेशन खराब करेगा। देखो हांगकांग के साथ रिलेशन ऑलरेडी खराब है, चाइना हांगकांग को अपना पार्ट मानता है और ताइवान को अपना पार्ट मानता है। तो 2022 के अंदर चाइना ताइवान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर लाजमी सी बात नज़र आ सकती है, ऐसा यहाँ पर ऑथर बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑथर क्या बोलते हैं, ये सारी बातें होने के बाद भी अगर आप लोग देखोगे तो चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो कंट्रीज़ के अंदर इंक्रीज़ हो रहा है और यूएस का जो इन्फ्लुएंस है वो कंट्रीज़ के अंदर डिक्रीज़ हो रहा है। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है ऑथर ने पैसिफिक रीजन का। इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर बात करोगे तो यूएस अपने फोर्सेस को लगातार रिड्यूस करता हुआ नजर आ रहा है एज कंपेयर टू द चाइना। चाइना को आप देख पाओगे तो लगातार अपने फोर्सेस को इंक्रीज कर रहा है, बहुत सारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ बढ़ा रहा है, दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कंट्रीज़ के साथ यहाँ पर रिलेशंस को डेवलप कर रहा है, फिर अपने जाल में फंसा कर यहाँ पर क्या करता है, उसको डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के अंदर फंसा देता है, पैसा देकर यहाँ पर उनको लोन में फंसा देता है, फिर उसके बाद यहाँ पर उनको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है। तो ये चीज़ें आज के टाइम पर नज़र आ रही हैं चाइना की साइड से। उसके बाद ऑथर ने बोला 2022 में एक और कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकता है, वो है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। तो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है, ऐसा ऑथर ने बोला। ठीक है, अभी भी बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, साल 2020 में बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है, साल 2021 के अंदर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है कि रशिया कहीं ना कहीं कब्जा लेगा पूरे यूक्रेन को। क्रीमिया वाला रीजन ऑलरेडी 2014 में हथिया चुका है, तो पॉसिबिलिटी आने वाले टाइम पर पूरा इन्वेड कर जाए। तो ये 2022 के अंदर हम लोग देख पाएंगे कि एक वॉर इसमें भी देखने को मिलेगी। वाइल मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए नेटो और यूएस एक तरफ है और रशिया एक तरफ देखने को मिलेगा। तो यूएस और नेटो दोनों यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं और रशिया दूसरी तरफ देखने को मिलेगा। रशिया चाहता है यहाँ पर किसको कंट्रोल करना, यूक्रेन को कंट्रोल करना, जो कि आज के टाइम पर पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही हुई। दुनिया भर की कंट्रीज आज के टाइम पर यूक्रेन को सपोर्ट कर रही हैं। उसके बाद ये तो उन्होंने बोला कि रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा यहाँ पर ऑथर ने बोला कजाकिस्तान के अंदर आपने देखा ना क्या हुआ, कजाकिस्तान के अंदर रिसेंटली क्या हुआ। कजाकिस्तान एक सेंट्रल एशियन नेशन है, सेंट्रल एशिया के अंदर कितने नेशंस हैं नीचे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कजाकिस्तान के अंदर सिचुएशन क्या खराब हुई, बहुत ज़्यादा सिचुएशन खराब हुई। इनफैक्ट लोग उन्होंने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट क्यों किया? क्योंकि वहाँ पर एलपीजी के प्राइसेस बढ़ा दिए गए थे, आप लोगों को मालूम होगा, ये यहाँ पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई गई है। तो रिसेंट इवेंट ही यहाँ पर ये बताते हैं कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो चुका है यूएस रशिया के बीच में, और खासकर वेस्टर्न पावर्स और ईस्टर्न पावर्स में। रशिया चाइना का झुकाव एक तरफ देखने को मिलेगा, रशिया चाइना का कहीं ना कहीं आप देख पाओगे
एक साथ ये कंट्रीज आ चुकी हैं और वो यूएस की वजह से आई हैं, क्योंकि यूएस ने कुछ काम ही ऐसे किए हैं रशिया के अगेंस्ट में किए हैं जिसकी वजह से रशिया चाइना की साइड में चला जाता जा रहा है और आज के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा जा चुका है। तो एक सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिलेगा, रशिया एक तरफ हो चुका है और वेस्टर्न पावर खासकर यूएस जो है वो एक तरफ हो चुका है। ये सिचुएशन हमने देखी है, ये क्रिएट हुआ। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी अब की बार इस साल क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, चाइना ताइवान, चाइना हांगकांग, और उसके बाद ऑथर ने बोला क्या, ऑथर ने बोला रशिया यूक्रेन वाली कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद ऑथर क्या बोलते हैं, रिटर्न ऑफ तालिबान। आपने देखा अफगानिस्तान के अंदर तालिबान आ चुका है वापस, तालिबान का रिटर्न हुआ और तालिबान ने पूरी तरह से अफगानिस्तान को कब्जाया, आज के टाइम पर अपने हिसाब से चल रहे हैं। और ये तालिबान का जीतना यहाँ पर इंडिया के लिए कंसर्न है, इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी है, क्योंकि इंडिया अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर पर है और तालिबान यहाँ पर जैसे जैसे बड़ा है, इससे खुशी पाकिस्तान को भी है, क्योंकि पाकिस्तान भी की भी कहीं ना कहीं जीत हो चुकी है। क्योंकि यहाँ पर जो टेररिज्म है वो भी आप देख पाओगे काफ़ी बड़ा है, तालिबान के आते ही आप देख पाओगे अफगानिस्तान के अंदर टेररिज्म इंक्रीज़ हुआ है। अफगानिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर भी टेररिज्म इंक्रीज़ हुआ है। मैंने आपको बताया अफगानिस्तान में तालिबान आया, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान है, ठीक है, जो मतलब तहरीक ए तालिबान, दो तालिबान है, एक अफगानिस्तान के अंदर तालिबान है जो कि आज के टाइम पर देखने को मिलेगा, पाकिस्तान के अंदर भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान, आप लोग देख पाओगे। तो ये अपने आप में काफ़ी कंसर्न बन सकता है इंडिया के लिए, क्योंकि ये भी अपने आप को काफ़ी पावरफुल मेंशन कर रहा है। क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पर तालिबान कंट्रोल में आया ना अफगानिस्तान के अंदर, वैसे जो पाकिस्तान के अंदर वाला तालिबान है वो ये सोचने लगा कि भाई हमारे अंदर ही पावर है, इनके अंदर भी एनर्जी जग गई, हम लोग भी एरिया को कब्जाएंगे, हम लोग भी यहाँ पर इसके ऊपर कब्जा करेंगे। तो ये जो रेडिकलाइजेशन है आपको तेजी से बढ़ता हुआ नजर आएगा। प्लस ये दोनों तो हैं ही, दूसरी तरफ यहाँ पर इस्लामिक स्टेट, खासकर इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन, ये आप देख पाओगे इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन, ये भी आपको अफगानिस्तान के अंदर देखने को मिलेगा। इसका तो मानना यह है पूरे एशिया को कब्जा लूंगा मैं आपको इसका एक गोल दिखाता हूँ, ये पहले भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, एक पिक्चर मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रखा है, वहाँ पर आप लोग इस चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर पाओगे। हाँ, ये वाला पिक्चर है, ये जो हम लोग बात करते हैं खुरासन की, ये इस्लामिक स्टेट है। गोल क्या है, आईएसआईएस का मतलब जो आतंकवाद है पूरी तरह से कंट्री में हम फैला देंगे और कब्जा करेंगे। तो खुरासन का जो गोल है वो ये है, पूरे सेंट्रल एशिया को, उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे इधर वाला रीजन हुआ, पूरा यहाँ पर इंडिया वाला रीजन हुआ, इस पूरे रीजन के अंदर हम लोग आतंकवाद को फैला देंगे, पूरा हम लोग अपने कंट्रोल में करेंगे। तो ये गोल है किसका, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन का। तो आप लोग देख पाओगे, तो ये अपने आप में इंडिया के लिए काफ़ी बड़े कंसर्न बन सकते हैं इस साल, तो ये बताया गया। उसके बाद यहाँ पर ऑथर बोलते हैं बॉर्डर इशू। अब बॉर्डर इशू की बात आती है तो डेफिनेटली इंडिया चाइना के बारे में चर्चा की जा रही है। इंडिया चाइना के बीच में जो बॉर्डर विवाद है वो 2020-21 लगातार 2 साल चला है। 2022 में भी हम लोग देख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम लगातार और इंटेंसीफाई होगी और ज़्यादा बदतर यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ठीक है, ये एक मोस्ट सीरियस इशू बन चुका है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों कंट्रीज़ के बीच में, खासकर लद्दाख वाले रीजन में आप देख पाओगे काफ़ी विवाद ये देखने को मिलेगा, ऐसा यहाँ पर ऑथर ने बताया है। और ये जो विवाद है ये 2022 के अंदर और इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि अभी तक कोई सोल्यूशन प्रॉपरली देखने को मिल नहीं रहा है। तो इसके लिए ऑथर ने सोल्यूशन क्या दिया, इंडिया को ज़रूरत है कि अपने मिलिट्री पोस्चर को स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, हम लोग अपने मिलिट्रीज को स्ट्रॉन्ग करें ताकि हम लोग चाइना को टैकल कर सके, चाइना को डेटर कर सके, ये यहाँ पे बताया गया। ठीक है, उसका इन्होंने बताया कि इंडिया यहाँ पर इन चीज़ों को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकता है। 2022 में हम लोग को अपनी नेवी को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ चाइना की जो नेवी है वो दुनिया की एक स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। चाइना बहुत सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स और भी बहुत सारी चीज़ों को टेस्टिंग कर रहा है, तो यहाँ पर इंडिया को भी डेफिनेटली अपनी मिलिट्री को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा, ऐसा यहाँ पर ऑथर ने बोला। उसके बाद ऑथर और सॉल्यूशन देते हैं, पाथ टू ट्रेड, मतलब कि सॉल्यूशन क्या है। ऑथर ने यहाँ पे बोला, देखो ये कहना बहुत आसान है कि इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी को बदल ले, ठीक है, अब फ्लेक्सिबिलिटी रखे, हर कंट्री से अपने रिलेशंस को मेंटेन करे, कहना बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली ये बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ जाता है। तो इंडिया को इससे अच्छा क्या है, इंडिया अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करे, प्लस जो इंडिया के लीडर्स और डिप्लोमेट्स हैं वो क्या करें, वो यहाँ पर आज के टाइम पर रेडी रहें और यहाँ पर अपनी प्लानिंग करें कि किस प्रकार से हमें सारे मैनेज, जो सारी रिस्क हैं उसको मैनेज करना है। तो ये यहाँ पर ऑथर ने बोला है। क्लियर हुआ? तो मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी है 2022 के अंदर क्या सिचुएशन देखने को मिलेगी, ऑथर ने क्या मेंशन किया। उसके बाद मैंने आप लोगों को यहाँ पर यह भी बता दिया कि चाइना एज अ डिस्रप्टर बताया, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, रिटर्न ऑफ तालिबान, पाथ टू ट्रेड क्या सोल्यूशन है, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी है। उसके बाद आज का आखिरी एडिटोरियल, ठीक है, यहाँ पे जो एडिटोरियल है बात करता है चाइना और लिथुआनिया के बीच में। देखो मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में बताता हूँ, चाइना और लिथुआनिया के बीच में काफ़ी सारे कंसर्न है, ठीक है, आज के टाइम पर। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को एक और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। पहले यहाँ पर आप लोग ये वाला पिक्चर देखो, कौन सा पिक्चर देखो, एक सेकेंड, ये आप देख पाओगे। अब होता क्या है, जो आप लोग मैप देखोगे तो लिथुआनिया एक यूरोपियन यूनियन की कंट्री है यहाँ पर, ठीक है, ये आपको लिथुआनिया नजर आएगा, छोटा सा ये नजर आ रहा होगा जो थोड़ा सा ब्राइट कलर है। लिथुआनिया के पीछे बाल्टिक सी है, तो लिथुआनिया को हम लोग बाल्टिक नेशन भी बोलते हैं। जब हम लोग बाल्टिक नेशन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बाल्टिक सी है इसके पीछे, तो बाल्टिक नेशन में आपको ये 3 नेशन देखने को मिलेंगे, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया, ठीक है, इसके पीछे यहाँ पर बाल्टिक सी नजर आएगा।
अब आपका क्वेश्चन होगा कि आखिरकार चाइना लिथुआनिया के बीच में हुआ क्या है। तो चाइना लिथुआनिया के बीच में बवाल हो चुका है। बवाल ये हो चुका है, मैं आपको पूरा बेसिक से समझाता हूँ। हुआ क्या, जो लिथुआनिया कंट्री है, इन्होंने क्या करा, ताइवान की एक एम्बेसी को ओपन कर लिया है। ताइवान की एम्बेसी को ओपन किया। ताइवान की एम्बेसी यहाँ पर लिथुआनिया में ओपन करी गई है, लेकिन नाम क्या है उसका, ताइवान नाम रखा गया है। इससे चाइना नाराज़ हो गया, क्योंकि चाइना बोलता है क्योंकि आप लोग ताइवान को एक रिकग्निशन नहीं दे सकते, क्योंकि ताइवान चाइना का पार्ट है। ये चाइना का कहना होता है। चाइना ने बोला कि आप ताइवान की जगह ताइपी करके नाम बोल सकते थे, चाइनीज़ ताइपी करके बोल सकते थे, क्योंकि ये चाइना का पार्ट है। तो चाइना इससे नाराज़ हो गया। चाइना ने क्या किया, ताइवान से जो भी मतलब व्यापार था उस व्यापार को रोक दिया। चाइना ने लिथुआनिया से व्यापार को रोक दिया, क्योंकि लिथुआनिया ने ताइवान की एम्बेसी को अपने यहाँ पे ओपन किया ताइवान के नाम से। क्लियर हुआ। हालांकि इंडिया के अंदर ताइपी के नाम से, क्योंकि इंडिया यहाँ पर वन चाइना पॉलिसी को यहाँ पर फॉलो करता है। आपको मालूम होगा, इंडिया मानता है कि हाँ ताइवान चाइना का पार्ट है। क्लियर हुआ। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो क्या हुआ, व्यापार के अंदर रोक लगा दी गई। लिथुआनिया ने बहुत सारी रम की बोतलें बना ली थी, ठीक है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो चुकी थी, लेकर जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो एक्सपोर्ट करनी थी, लेकिन चाइना ने उस एक्सपोर्ट को रोक दिया। इन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि ताइवान को आपने यहाँ पर एक्सेप्ट किया है। तो लिथुआनिया के बीच में, मतलब लिथुआनिया चाइना के बीच में यहाँ पर ताइवान आ चुका है। ताइवान ने क्या बोला कि यहाँ पर अगर चाइना आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो हम सपोर्ट करेंगे, जो भी यहाँ पर लेकर बना रखे हैं उन रम को वापस से यहाँ पर आप कह सकते हो ताइवान ने अपने पास मंगा लिया है। ठीक है, तो ताइवान ने यहाँ पर उसको ऑर्डर कर लिया है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसर्न देखने को मिलेगा। तो जो चाइना लिथुआनिया के बीच में ट्रेड है, व्यापार है, उसके बीच में विवाद देखने को मिला। और मैंने आपको बताया है कि चाइना चाहता है कि ताइपी के नाम से शो किया जाए ताइवान को, लेकिन लिथुआनिया ने क्या करा, ताइवान के नाम से शो किया है। जो इंडिया के अंदर एम्बेसी है वो ताइपी के नाम से आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, लेकिन लिथुआनिया ने क्या किया, लिथुआनिया ने यहाँ पर वन चाइना पॉलिसी को अपनाया नहीं, और उसके बाद इन्होंने ताइवान को ताइवान के नाम से डायरेक्टली मेंशन किया, जिससे चाइना नाराज हुआ। चाइना का कहना है कि आप लोग यहाँ पर एक कंट्री को, जिसको जो कि हमारा पार्ट है, उसको आप लोग एज अ दूसरी कंट्री यहाँ पर क्या कर रहे हो, रिकग्निशन दे रहे हो। तो ये यहाँ पर कंसर्न बताया गया। आई होप आप लोग यहाँ पर समझ चुके होंगे एक्जैक्टली क्या है। तो बस इतनी सी बात थी, ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने आप लोगों को बताया है कि एक्जैक्टली क्या देखने को मिला है, आपको मुद्दा पता चल चुका है। उसके बाद यहाँ पर क्या है ना, जैसा कि आप लोगों ने आज का थंबनेल देखा होगा, क्योंकि थंबनेल हम लोग थोड़ा सा यूनिक सा बना रहे हैं, कुछ अलग से इन्फॉर्मेशन को कवर करते हैं ताकि वीडियो जल्दी अपलोड कर पाएँ। क्योंकि ये थंबनेल मैं पहले रेडी कर चुका हूँ ताकि वीडियो जल्दी अपलोड हो पाए, क्योंकि थंबनेल बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो थंबनेल में हमने सीखना था यूनिकॉर्न के बारे में। ठीक है, अच्छा, यूनिकॉर्न और पेगासस के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो आप लोग यहाँ पर देखोगे यूनिकॉर्न के बीच में और पेगासस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। एक्जैक्टली आप ये देख पाओगे, पेगासस के जो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, लेकिन यूनिकॉर्न के पर नहीं होते। हालांकि ये मिथिकल बीस्ट है, एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये सिर्फ कहावतें हैं, ज़्यादा यहाँ पर आपको इसके बारे में जानने को मिलेगा नहीं। ऐसा माइथिकल बीस्ट यहाँ पर बोला जाता है। अच्छा, मैं इसके बारे में क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बिजनेस से रिलेट किया गया यूनिकॉर्न को। जब आप लोग यूनिकॉर्न के बारे में बात करते हो, हमने यूनिकॉर्न कंपनीज़ के बारे में काफ़ी बार पढ़ा है ना। यूनिकॉर्न कंपनीज़ कौन सी होती है, मैं आपको लोगों को बस खाली ये इन्फॉर्मेशन देना आया हूँ। यूनिकॉर्न कंपनीज़ यहाँ पर होती हैं जिनकी जो एक तरीके से स्टार्टअप्स होते हैं, जो कि नए नए यहाँ पर वो कंपनीज स्टार्ट हुई हैं, जिनकी वैल्यू $1 बिलियन की होती है, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिकॉर्न। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक है, अब यूनिकॉर्न के अलावा भी यूनिकॉर्न से जो छोटी कंपनी होती है उसको बोलते हैं मिनीकॉर्न। ठीक है, ओमिक्रॉन मत समझ लेना, यहाँ पर एक है मिनीकॉर्न। मिनीकॉर्न बेसिकली जो स्टार्टअप होते हैं, सबसे छोटे स्टार्टअप्स होते हैं, सबसे छोटे यहाँ पर स्टार्टिंग बिजनेसेस होता है, जिनकी वैल्यू लगभग $1 मिलियन के आसपास होती है और उससे थोड़ी सी ज़्यादा होती है। उसके बाद आते हैं सोनीकॉर्न। ठीक है, SOO। तो यहाँ पर याद रखना, सोनीकॉन की बात करें तो सोनीकॉन की जो वैल्यू है ये 100 मिलियंस तक होती है, मतलब बिलियन तक नहीं होती, लेकिन यहाँ पर मिलियंस के बीच में होती है। लेकिन जो यूनिकॉर्न होता है, यूनिकॉर्न के बारे में आपको पता चल गया, $1 बिलियन की कंपनी होती है। और फिर उसके बाद होता है डेकाकॉन। डेकाकॉन का जो स्टार्टअप होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो $10 बिलियन से भी ज़्यादा की होती है। अपने आप में बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप देख पाओगे, यहाँ पर काफ़ी अमाउंट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आता है सबसे बड़ा हेक्टाकॉन। हेक्टाकॉन कंपनी यहाँ पे होती है जिसकी अमाउंट जो स्टार्टअप है वो $100 बिलियन का यहाँ पर एक टेक कंपनी नजर आती है, जैसे कि SpaceX वगैरह है। ठीक है, तो वो हेक्टाकॉन कहलाता है। क्लियर हुआ। तो ध्यान रखना, ये मैंने इसी वजह से यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दे रखी थी। आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका है। बाय द वे, एक सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों से। क्वेश्चन ये है, भारत के अंदर टोटल कितने यूनिकॉर्न्स हैं, नीचे कॉमेंट सेक्शन में इसके बारे में आप लोग को इन्फॉर्मेशन देनी है। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। पूरा प्रॉपरली हम लोगों ने न्यूज़पेपर एनालिसिस को करा है समाप्त, सारी डिटेलिंग इन्फॉर्मेशन कवर करी है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।